उनसे बोली, क्या अब हम घर चलना चाहिए? उसकी बात सुन मिश और पलक एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। उन दोनों एक की एक जैसी टोन सुन नित्य उन्हें देखने लगी तो मोक्ष जल्दी से बोला, देखो डोल, हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पे आए हैं ना, और हमने तो अभी पूरा अम्यूजमेंट पार्क घुमा भी नहीं है। ऐसे में अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो पलक को बुरा लगेगा। मोक्ष ने ये बात बहुत ही मासूमियत से बोला था। मयंक अगर भी इधर होता और अपने बॉस की ऐसी बात और चेहरा देख तो शायद उसके ऊपर बिजली का पूरा बाजार आ गिरता कि बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ता अपने सदमे से उबरने के लिए। मोक्ष का साथ देते हुए पलक भी बोली, हाँ मम्मा प्लीज, अभी हमें और घूमना है, खेलना है, क्यों है ना में। हैंडसम मोक्ष ने भी अपना सर हिला दिया। उसकी बात सुन अब नित्य ने बेबसी से अपना सर हिला दिया था। उसके सामने दो डेविल खड़े अपने चेहरे पे मासूमियत का नकाब ओढ़े खड़े थे और वो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो अम्यूजमेंट पार्क में और भी जगह देखने चले गए। वही मोक्ष की नज़र एक जगह गई जहाँ पे एक आदमी हाथ में कैमरा लिए उनकी फोटो को खींच रहा था, जिसे देख मोक्ष ने बस एक स्माइल कर दी। वही वो आदमी भी स्माइल कर देता है। पलक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम चलो हमें लोग उस कार वाले गेम रूम चलते हैं। उसकी बात सुन मोक्ष की भी नज़र उस बम्पर कार पे जाती है और वो उस तरफ निकल जाते हैं। एक कार में मोक्ष, पलक और नित्य तीनों ने अलग अलग कार ली थी। पहले नित्य पलक के बीच आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, उसके बाद वो दोनों एक साथ मोक्ष के ऊपर हल्ला बोल देते हैं और उसकी कार से अपनी अपनी कार को टक्कर देते हैं। मोक्ष भी कभी नित्य तो कभी पलक की कार को टक्कर मार रहा था। आज पलक की वजह से उन दोनों के चेहरे पे हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेस की जगह बहुत ही प्यारी स्माइल थी। वो लोग बहुत मजा कर रहे थे। वही वो आदमी सदमे से उन सब की फोटो ले रहा था। वो आदमी खुद को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा था, जो कि आज पहली बार अपने बॉस को ऐसे खुल के हंसता हुआ देख था, जिसे देख उसने एक फोटो को अपने फ़ोन से खींचा और किसी को भेज दिया। वही इंडिया से दूर एक कंट्री में एक कपल साथ बैठे काफ़ी पी रहे थे, तभी उनके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा, जिसे सुन वो में एक इंसान ने अपने फ़ोन को खोल के देखता है तो हैरान हो जाता है और अपने बगल में बैठी औरत की तरफ फ़ोन कर उसको फ़ोन में देख लिए बोलता है अपने हस्बैंड की बात समझ। वो औरत उस आदमी के फ़ोन में देखती है तो उनके होठों पे मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। वो औरत अपने बगल में बैठे अपने हस्बैंड के गले रोते हुए बोली, 3 साल बाद मैंने उसके चेहरे पे मुस्कान देखी है, वरना वो हंसना भी भूल गया था। वनो हस्बैंड की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इंडिया जान है, उससे मिलने है, मेरा दिल तड़प रहा है उससे मिलने के लिए। उस औरत की बात सुन वो आदमी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अभी नहीं, अभी वक्त है, वो अभी अभी इस गम से उभर रहा है। जब तक वो उस इंसिडेंट को अच्छे से भूल नहीं जाता तब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक वो हमें खुद कॉल करके नहीं बुला लेता है। वो अपनी जगह से खाद होते हुए गुस्से से बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी वजह से वो हादसा हुआ था। वो आज भी उस हादसे के लिए आपको ही जिम्मेदार मानता है। अगर आपने उस वक्त अपने गुस्से की जगह दिल का इस्तेमाल किया होता तो शायद आज हम हमारे परिवार के साथ खुश होते, आज वो हमसे इतना दूर नहीं होता। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही उस औरत की बात सुन वो आदमी की आंखों में नमी आ जाती है। वो अपने जेब से एक वॉलेट निकलता है और उसमें एक लड़की की फोटो को देखते हुए, सही कहा तुम्हें मम्मी, इसमें मेरी गलती की। अगर मैं उस वक्त अपने दिमाग की जगह अपने दिल से काम लेता, अगर मैं गुस्से की प्यार का सहारा लेता तो आज वो हमसे इतना दूर नहीं होता है, ना ही तुम हमें कहीं छोड़ के जाती। इसमें मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी के बोलने के साथ ही उस आदमी की आंखों से आंसू की कुछ बूंद छलक के उस फोटो पे गिर जाती है। दूसरी तरफ इंडिया में आज नित्य, मिश और पलक ने बहुत ज्यादा ही एंजॉय किया था। ऐसे ही शाम हो गई थी, अब वो लोग घर जा रहे। नित्य और मोक्ष ने पलक को आश्रम छोड़ दिया। पलक तो बहुत रो रही थी, लेकिन मोक्ष ने उसको फिर से मिलने आने का वादा किया तो वो चुप हो गई। नित्य भी पलक के सर पे किसकर उसको जल्दी मिलने आने के लिए बोल वहां से निकल गई। मोक्ष ने पहले नित्य को सिंघानिया पैलेस छोड़ने वाला था। वो लोग अभी रास्ते में ही थे। मोक्ष को अभी नित्य से पलक के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए वो अपने बात को कहने के लिए शब्द का चयन कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नित्य को उसकी बात का बुरा लगे या फिर वो उसको गलत समझे। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था वो बात कहाँ से शुरू करे। बहुत सोचने के बाद भी उसको समझ भी आया। अचानक ही उसके दिमाग में सरिता आंटी जी बात आई कि बेटा नित्य और भरोसा रखना, बहुत से लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा है, इसलिए जब तक तुम पे भरोसा नहीं करती वो तुम्हें पलक के बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसलिए अगर तुम्हें इसे पलक के बारे में जाना है तो अब उसके भरोसे को जितना होगा। इस बात को याद करते ही मोक्ष ने कुछ नहीं पूछा। नित्य बू मोक्ष के चेहरे को देख पता लग रहा कि वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो अभी मोक्ष को पलक के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। पालन बहुले ही उसकी सगी बेटी नहीं थी।
लेकिन पलक के पास्ट का ऐसे बहुत कुछ था कि नित्य को हमेशा उसकी रक्षा करना होगा, इसलिए वो पलक को अपने पास रखने की जगह अनाथ आश्रम में रखती था ताकि किसी को भी पलक के बारे में पता न चले कि वो कौन है और कहाँ से है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन पे ही रहे नाम को फ्लैश होते देख जल्दी से बोली, क्या काम हो गया? दूसरी तरफ से आवाज आए, अभी भी हुआ, मोक्ष उनके साथ ही है। उन्होंने ने एक पल के लिए भी उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ा था, जैसे हमें उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं मिला है, और वो लोग अभी भी सिंघानिया पैलेस के रास्ते पे है। वो मोक्ष उस लड़की को खुद छोड़ने जा रहा है। उसकी बात सुन नित्य के हाथ फोन पे काश गए थे, लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे रही हूँ, मुझे मेरा काम हो जाना चाहिए। बिना सामने वाले को बात सुन स्नेहा ने फोन रख दिया। फिर मिरर के सामने जाते हुए खुद को देख लगी, फिर एक मुस्कान के साथ बोली, नित्य दी, आपकी किस्मत आज तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन कब तक मेरे इस हाल से बचोगी? कभी न कभी तो मेरे जाल में आओगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्नेहा सिंघहुटा कौन है और क्या कर सकती है। टू बी कंटिन्यूड। उसकी बात सुन नित्य के हाथ फोन पे काश गए थे, लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त दे रही हूँ, मुझे मेरा काम हो जाना चाहिए। बिना सामने वाले को बात सुन स्नेहा ने फोन रख दिया। फिर मिरर के सामने जाते हुए खुद को देख लगी, फिर एक मुस्कान के साथ बोली, नित्य दी, आपकी किस्मत आज तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन कब तक मेरे इस जाल से बचोगी? कभी न कभी तो मेरे जाल में आओगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्नेहा सिंघानिया कौन है और क्या कर सकती है। अब आगे। वही दूसरी तरफ नित्य और मोक्ष अब तक सिंघानिया पैलेस के बाहर आ चुके थे। मोक्ष ने नित्य के साइड का डोर ओपन किया और नित्य के आगे अपना हाथ कर दिया, जिसे पकड़ नित्य कार से बाहर आई और मोक्ष के सामने खड़ी ही गई। मोक्ष ने नित्य को गले लगते हुए उसके गाल पे किस कर लिया और उसके कान के करीब जाते हुए बोला, थैंक यू, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये रोज़ तुम्हारे और पलक के साथ जाऊँ। फिर थोड़ा सेडेक्टिव टोन में बोला, बाबी डॉल, क्या तुम मेरा नाम पलक के साथ जोड़ना पसंद करोगी? क्या मैं पलक को अपना दे दूँ? मोक्ष की ये बात सुने में जितनी सिंपल लग रही, उतना ही ज़्यादा तेजी से नित्य का दिल धड़क रहा था। उसको मोक्ष की बातों से ज़्यादा उसकी करीबी का एहसास हो रहा था। मोक्ष भी नित्य के दिल धड़कन को अच्छे से सुन पा रहा था। उसको खुशी हो रही थी कि उसकी करीब नित्य को इफेक्ट कर रही है। धड़कन तो उसकी भी बढ़ी हुई थी। जो इंसान आज तक किसी भी लड़की के पास नहीं गया था, आज वो नित्य की करीबी में खो रहा था। लेकिन फिर भी जल्दी ही खुद को धड़कन और जज्बात पे काबू रख वो नित्य से दूर होने लगा कि अचानक वो किसी चीज में फंस नित्य की तरफ गिरने लगा। नित्य अभी कार के डोर से टिक के खड़ी थी, लेकिन जब उसने मोक्ष को गिरते हुए देखी तो वो जल्दी से आगे बढ़ मोक्ष को संभालने के लिए उससे पहले मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खुंची लिया, जिसे नित्य मोक्ष के साथ ही एक आवाज के साथ नीचे गिर गई। इसी के साथ जहां नित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, तो वही मोक्ष की आंखें खुशी से चमक उठी थी। आखिर उसने कब से इस पल का इंतजार था। इस वक्त नित्य और मोक्ष के होठ एक दूसरे से मिले हुए थे, जिस कारण नित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसकी दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था। वही हाल मोक्ष का भी था, लेकिन हैरानी होने की जगह खुश था। उसके एक हाथ नित्य की कमर पे लिपटा हुआ था, तो वही दूसरा हाथ नित्य के हाथ से उलझा हुआ था। उसने बिना किसी की देरी के नित्य के होठ, जो कि अब तक उसके होठ से टीके हुए थे, उन्हें स्मूच करना शुरू कर दिया था, जिससे दिनों के शरीर में एक झुरझुरी फैल गई। नित्य तो अभी भी अपने होश में नहीं आई थी। उसकी नज़र तो बस मोक्ष की नज़र से मिली हुई थी। वही मोक्ष भी उसकी आंखों में आंखें डाल उसको किस कर रहा था। जब नित्य को रियलाइज हुए कि अब उसे सांस नहीं आ रही, तब कहीं वो अपने होश में आए और मोक्ष से दूर होने की कोशिश करने लगी। वही मोक्ष तो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब वो देखता है कि नित्य सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो उससे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही नित्य लंबी लंबी सांस लेने लगती है। मोक्ष उसका सर अपने सीने पे रख उसके सर को सहलाने लगता है। थोड़े टाइम वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। उन्होंने कोई होश नहीं कि वो दोनों इस वक्त कहाँ पे है और किस पोजीशन में है। जहाँ नित्य अपने सांसों को कंट्रोल कर रही थी, वही मोक्ष तो अपनी फर्स्ट किस की खुशी मन रहा था। उसके दिल में एक सुकून था। अचानक ही दिनों के कान में किसी के हिल की टक टक की आवाज आई, जिसे सुन दोनों उस तरफ देखते हैं, जहाँ पे इस वक्त हैवी मेकअप और थाई तक आई ड्रेस ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने स्नेहा खड़ी थी। वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए मोक्ष और नित्य की तरफ देखती है। उसे देखते ही मोक्ष ने अपने मन में बोला, आ गई हमारे मोमेंट को खराब करने, कबाब में हड्डी इसके ऊपर ही बना हुआ डायलॉग होगा। ना चाहते हुए भी उसे नित्य को छोड़ना पड़ा। नित्य भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह खड़ी हो जाती है।
स्नेहा को मोक्ष और नित्य को इस तरह देख उसका खून खोल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पे मासूमियत वाले एक्सप्रेशन को ही बनाए रख। आखिर मोक्ष के सामने उसकी इमेज की बात है, वो कैसे खराब होने दे सकती है। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही नित्य मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, तुम भी अच्छे से ड्राइव करना और घर पहुंच के मैसेज कर देना। ये बोल वो आगे जाने लगती है। इस वक्त स्नेहा के साथ बहस करने का कोई मूड नहीं था। वैसे भी आज का दिन उसके लिए भी बहुत खास और खुशी से भरा था। वो उस दिन के आखिरी कुछ पल को स्नेहा की वजह से खराब तो होने नहीं देने वाली थी, इसलिए वो बिना स्नेहा की बात सुन या उससे कोई बात किए वहां से चली जाती है। उसको जाते ही मोक्ष भी अपनी कार में जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। तभी स्नेहा जल्दी से उसके कार के पास आते हुए बोली, मोक्ष क्या तुम मुझे ग्रीन पैराडाइज में छोड़ सकते हो, आज वह मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपनी एक आईब्रो को उचकते हुए बोला, सॉरी मिस स्नेहा, मैं आपका कोई ड्राइवर नहीं हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा, लेकिन वो अपने इमोशन पे काबू रखते हुए बोली, तुम अभी तो मेरी बहन को छोड़ने आए थे ना, और अभी तुम अकेले ही घर जा रहे हो, और तुम्हारे घर के रास्ते में ही तो वो होटल आता है ना, तो क्या तुम मुझे वहां नहीं छोड़ सकते। स्नेहा की इस बात का मतलब मोक्ष अच्छे से समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो जुबान पे टिका रहा और बोला, मिस स्नेहा, मेरा आपके साथ कहीं भी जाने का कोई भी इरादा नहीं है। इस बार मोक्ष ने सिंपल भाषा में स्नेहा को मन कर दिया और अपनी कार को स्टार्ट कर सीधा वहां से निकल गया। वही स्नेहा अपने पैर पटक के रह गई, फिर अपनी कार के पास आके खुद ही कार को ड्राइव करते हुए वहां से निकल गई। वही ऊपर अपनी बालकनी में खड़ी नित्य ये सब देख रही। उसने देखा कि कैसे पहले स्नेहा उसके सामने मोक्ष को जीजू बोल रही थी, उसके जाते ही वो जीजू से सीधा मौके पे खुद गई थी। फिर कैसे मोक्ष से लिफ्ट मांग रही थी और मोक्ष का उसको मना करना, स्नेहा को गुस्सा और जलन से भरा चेहरा देखना। नित्य अब अपने कमरे में आ गई और किसी को मैसेज करके बोली, कल की मीटिंग को शेड्यूल कर दो। दूसरी तरफ से ओके बॉस का रिप्लाई आया। वही दूसरी तरफ मोक्ष अपने कार में बैठ था और कार को ड्राइव कर रहा था। उसके सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब वो नित्य को किस कर रहा था और उसके एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोला, बाबी डॉल, लोग अपनी फर्स्ट को कितना प्लान करते हैं, एक में हम जिसने तुम्हें किस करने लिए प्लान बना पड़ा था। फ्लैशबैक। कार में मोक्ष ने जब नित्य को कहीं खोहू देखा तो उस वक्त नित्य थोड़ी मायूस लग रही थी, जिसे देख मोक्ष ने अपने जेब से एक चॉकलेट निकल नित्य को दिया, जिसे देख नित्य ने मोक्ष की तरफ देख हैरानी से बोली, क्या तुम मुझे कोई छोटी समझ रहे हो जो ये चॉकलेट मुझे दे रहे हो। उसकी बात मोक्ष ने भी हंसते हुए बोला, वेल तुम्हारी एज अभी जस्ट 18 है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए तुम बच्ची हुई न, जो बहुत ही क्यूट और समझदार है। उसकी बात सुन नित्य उसको ऐसे देख रही जैसे कहती हो, ये बच्ची वही है जिसने तुम्हारे दोस्त का ऑपरेशन किया है। उसकी लुक का मतलब समझ मोक्ष बोला, तो क्या हुआ अगर तुमने उसकी सर्जरी की मेरे लिए, तो तुम अभी भी बच्ची है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर मूड खराब ही या खुद को साथ फील करो तो चॉकलेट खाना चाहिए। उसकी बात सुन नित्य कुछ नहीं बोली और चुपचाप चॉकलेट खाने लगी थी। नित्य चॉकलेट ऐसे खा रही जैसे कोई बच्चा, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके दंत बार बार कभी चॉकलेट के बीते लेते तो कभी जीभ उसके होठों पे फिरती। मोक्ष की नजर ना चाहते हुए भी बार बार नित्य के हरकत पे जा रही थी। मोक्ष को ऐसा जैसे उसने नित्य को चॉकलेट देकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो बिना नित्य के प्रॉमिस के उसको किस नहीं कर सकता था, लेकिन उसको ऐसे देख उसका खुद पे काबू नहीं रख जा रहा। उसका दिल कर रहा बस एक बार नित्य के होठों को टेस्ट कर ले, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद पे काबू रखने लगा। वो आज हैरान था, आज वो न जाने उसके सामने कितनी ही लड़की आई, कितने ही लड़कियों ने उसको सिड्यूस करने की कोशिश की थी। उसने उन सभी लड़कियों लिविंग हेल दिखाया था, लेकिन आज नित्य जो कि बेचारी चुपचाप अपने चॉकलेट खा रही थी, वो उस देख सिड्यूस हो रहा था। उसने सामने की तरफ देख फिर से ड्राइविंग पे फोकस करने लग, लेकिन उसका फोकस ड्राइविंग की जगह नित्य पे जा रहा था, इसलिए वो अब खुद खिड़की के बाहर देखने लगा था। तभी उसकी नज़र साइड पे खड़े कुछ कपल गई जो कि एक दूसरे को किस कर रहे, ये देख मोक्ष चिढ़ गया। उसने अब अपने अंदर बेचैनी होने लगी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने जेब में सिगरेट ढूंढने लगा था। अचानक ही उसकी कुछ छोटी मगर गोल सी चीज़ लगी। उस चीज़ को देखने के लिए उसने अपने हाथ में बाहर निकला। उस चीज को देखते ही उसको ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मोक्ष की आंखें तारों की तरह चमक रही। आज उसको इतनी खुशी हो रही जितनी उसको बड़ी से बड़ी डील को क्रैक करने के बाद भी नहीं होती है। अब उसके दिमाग चला गया। थोड़े टाइम में उसने कार को सिंघन पैलेस के सामने रोक दिया और नित्य को कार से बाहर निकल उसके साथ वो सब बातें करने लगा था, जिससे नित्य का ध्यान उस पे रहे और इसके प्लान मुताबिक ऐसा हुआ भी। अपनी बातों नित्य को उलझा देख मोक्ष ने उस छोटी सी गोली को नीचे गिरा दिया। फिर नित्य दूर होने लगा, जिसे उसके पैर उस गोली पे चला गया।
उसके प्लान मुताबिक नित्य भी आगे बढ़ी थी और इसी के साथ उसके दिल की तमन्ना पूरी हुई और मोक्ष और नित्य फर्स्ट किस हो गई। प्रेजेंट टाइम। मोक्ष ये सब सोचते हुए बोला, बाबी डॉल देखो न, लोग फर्स्ट की सपने सजाते हैं, मैं तुम्हें किस करने के लिए प्लान बना रहा हूँ। उसके होठों पे एक दिलकश मुस्कान आ गई, आखिर उसकी एक्सीडेंटल किस का प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। वो अपने होठों पे अपने हाथ के अंगूठे को रब करते हुए बोला, बाबी डॉल तुम्हारी होठों का तुच्छ मुझे अब फील हो रहा है। वही नित्य भी अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आई कि तभी उसकी नज़र अपने होठों पे गई जो कि अभी भी लाल थी, जिसे देख नित्य का चेहरा लाल हो गया था। उसको भी वो पल याद आ गया जब मोक्ष ने उसको किस लिया था और वो उसको खुद से दूर करने की जगह उसकी आंखों में खो गई थी। नित्य के होठों पे भी प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। तभी उसको नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देख जहां पे रात के 12 बज रहे थे, इसलिए वो अपने कमरे से निकल बाहर आई तो उसको अपने सामने पूरा अंधेरा नजर आ रहा था। नित्य को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सिंघानी पर्स में हमेशा ही रात के समय सीढ़ियों के पास वाली जल करती थी ताकि रातों को किसी के नीचे गिरने का डर ना रहे। नित्य अपने एक कदम आगे बढ़ती है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है, लेकिन नित्य पीछे देखने की बजाय उस अंधेरे का फायदा उठा एक सोफे चली जाती है और वह झाड़ू हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है जिसे सुन उसका दिमाग खराब हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तभी उसको नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देख जहां पे रात के 12 बज रहे थे, इसलिए वो अपने कमरे से निकल बाहर आई तो उसको अपने सामने पूरा अंधेरा नजर आ रहा था। नित्य को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सिंघानी पर्स में हमेशा ही रात के समय सीढ़ियों के पास वाली जल करती थी ताकि रातों को किसी के नीचे गिरने का डर ना रहे। नित्य अपने एक कदम आगे बढ़ती है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है, लेकिन नित्य पीछे देखने की बजाय उस अंधेरे का फायदा उठा एक सोफे चली जाती है और वह झाड़ू हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है जिसे सुन उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब आगे। अंधेरे में छुपी हुई नित्य अभी उन आदमियों की बात सुन रही थी। एक आदमी अपने साथ आ रहे आए से बोला, छगन तुझे क्या लगता है वो लड़की कैसी हो, तीखी मिर्ची या फिर जलेबी जैसी? ये सब बोलते वक्त उसके होठों पे बहुत ही गंदी स्माइल थी और आंखों में हवस उसके साथ चल था। छगन बोला, बॉस अपने को लगता है वो कोई तीखी मिर्च होगी, आखिर इतने बड़े घर की लड़की जो थारी। वैसे भी बॉस आज तो मजा आएगा। वैसे जिसने अपन लोगों इस काम का सुपारी दिया है न, उसने अपन लोगों को उस लड़की का वीडियो भी बनाना है। पता नहीं उस लड़की ने हमारे बिग बॉस को किस तरह परेशान किया है जो उसके साथ अपन को मजा करने को बोला है, साथ उसके वीडियो को बना सोशल मीडिया पे वायरल भी करना। मुझे तो उस लड़की पे तराश आ रहा है। उसकी बात सुन उसका बॉस उसके कंधे पे हाथ मारते हुए बोला, साले कल जो तूने उस 15 साल की लड़की के साथ किया, तुझे उस पे तो एक बार भी तराश नहीं आया था, बल्कि वो तेरे सामने कितना हाथ जोड़ रही थी। उसकी बात सुन वो आदमी अपने होठों पे जेब को घूमते हुए बोला, साल क्या लड़की थी, वैसे भी ऐसी कच्ची काली कहाँ ज्यादा हाथ लगती है। ऊपर जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही तो ऐसा लग रहा जैसे मुझे कितना सुकून मिल रहा था, भले वैसे पे क्या मैं तरस करता। ये बोल वो हंसने लगा। वही साइड में वॉल से चिपक के खड़ी नित्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने इतने साल में जो अपने ऊपर काम करके अपने सेल्फ कंट्रोल को पाया था आज वो छूट गया। उसने ना आव देख न ताव वो वॉल के पीछे से बाहर आए और सीधा एक लात छगन के सीने पे मार देती है, जिसे वो कुछ दूर जाके के गिरता और उसके मुंह से एक चीख निकल आता है। उसके गिरते ही पूरे घर की लाइट स्टॉट हो जाती है। लाइट के आते ही वह पे और भी गुंडे आ जाते हैं और नित्य के आसपास घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक होटल में स्नेहा और उसके साथ एक लड़का था जो कि स्नेहा की बॉडी पे हाथ फेर रहा था, उसको किस कर रहा था। वही स्नेहा अपने फोन में अभी एक वीडियो देख रही थी, साथ ही दूसरे हाथ उस लड़के के सर को सहला रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल थे और आंखों में खुशी थी। वो जो वीडियो देख रही थी वो सिंघानिया पैलेस का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें उसे इस वक्त नित्य लोगों से घिरी हुई नजर आ रही थी। वो उस लड़के के बाल को सहलाते हुए थोड़ी उदास आवाज में बोली, शान मुझे लगता है कि तुम्हें दी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, आखिर वो मेरी बहन है। उसकी बात सुन शान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग सिर्फ उसके साथ मजे करेंगे, आखिर तुमने ही तो कहा था कि उसे लड़कों के साथ रात बिताने में मजा आता और आज की रात वो उन लोगों के बीता लेगी और उसका वीडियो भी बना लेंगे, उसके बाद तुम उससे उस घर से निकल देना। वैसे भी कोई भी इंसान किसी गोद ली हुई बेटी पे थोड़ी न भरोसा करेगा, वो भी तब जब सबूत हमारे पास होगा। और वैसे भी ऐसे लोगों का कोई हक नहीं होता कि वो हम लोगों के साथ रह सके। वैसे भी तुम सिंघानी परिवार की प्रिंसेस हो और वो सिर्फ एक गवार गोद ली हुई बेटी।
उसकी बात सुन स्नेहा को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपना फोन बंद कर अब खुद भी शान के होठों को अपने होठों के साथ मिला लेती है। फ्लैशबैक। स्नेहा का नित्य को लेकर आज का प्लान पोस्टपोन हो गया था, जिसे वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्लब जाने का प्लान करती है। जिसकर बाद वो तैयार होने चली जाती है। स्नेहा अभी रेडी ही थी कि तभी उसे नीचे से कार का आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो अपनी खिड़की के पास जाती है तो देखती है नीचे मोक्ष आया हुआ और वो नित्य को अपनी कार से बाहर निकाल रहा था। उसके बाद जब उसने उन दोनों की करीबी को देख उसका खून एक फिर से खोल गया था, इसलिए वो बिना वक्त को गवाए जल्दी से जल्दी मोक्ष और नित्य के पास आने लगी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसके सामने का नजर कुछ अलग था। उसके आने मोक्ष नित्य को किस कर रहा था, वही नित्य तो बस उसकी आंखों में देख रही। ये नज़ारा देख स्नेहा की आंखों एक मदर करने की इच्छा जग गई। उसका दिल कर रहा मोक्ष ने नित्य के जिन होठों को चूमा है वो होठों वो नित्य से अलग कर दे, लेकिन फिर भी अपने इमोशन पे काबू रखते हुए वो अपनी आवाज को शहद भी मीठी निकलते हुए मोक्ष और नित्य को आवाज देने लगी थी। उसकी आवाज में जो मिठास थी उससे तो किसी को डायबिटीज होने के चांस था। आखिर ज्यादा मीठा हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। उसने नित्य की मोक्ष के सामने थोड़ा दिखने की सोची, लेकिन वो भी नहीं कर पाई थी, जिसे उसे और गुस्सा आया और उस गुस्से में पेट्रोल को डालते हुए मोक्ष ने उसकी इंसल्ट जो की। ये सब सोचते हुए वो क्लब में ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां पे एक लड़का आया जो कि स्नेहा के बगल में बैठ गया और उसकी थाई पे हाथ रख बोला, स्नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। वही जब स्नेहा ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने उसका एक दोस्त बैठा हुआ था, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई। वो अपने मन में बोली, अरे यार मैं इस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर जब मैं कुवैत में थी उस वक्त ये एक गैंग को लीड कर रहा था, इसका मतलब इसके पास बहुत से आए होंगे और आज तो नित्य भी घर और अकेले है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी लाते हुए उसके हाथ अपने हाथ को रखते हुए बोली, शान मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, इसलिए मैं आज अपने दिल की बात तुमसे शेयर करने जा रही हूँ। उसकी बात सुन शान एक नज़र अपने हाथ को देखता है, फिर एक नज़र स्नेहा को जिसके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी थी, इसलिए वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, स्नेहा तुम मुझसे अपनी बात शेयर करो, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। उसकी बात स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुराई, लेकिन जल्दी ही अपनी मुस्कान को छुपा लेती है और शान की तरफ देखते हुए बोली, शान मेरे परिवार ने एक लड़की को अडॉप्ट किया है और वो लोगों उससे बहुत प्यार करते हैं, जिसका वो अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। वो रोज रात को क्लब जाती है, साथ ही वो रोज अलग अलग लड़कों के साथ सोती है। मैंने इस बारे में मॉम डैड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने मुझे मारी और फिर मॉम डैड के सामने ये प्लॉट किया कि मैंने उसको इस घर में आने से परहेज करती हूँ। उसकी बात सुन शान बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन स्नेहा की आगे की बात सुन उसकी आंखें चमक उठी। वो शान की तरफ देखते हुए बोली, आज मॉम डैड अपनी एक फ्रेंड की शादी में गए हैं और मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो लड़की आज कुछ लड़कों के साथ घर पे वो सब करने वाली है। उसकी बात सुन शान ने उसकी तरह देखते हुए बोला, ठीक है मुझे इसका एक सोल्यूशन है। उसके बाद वो स्नेहा को अपना प्लान बता देता है, जिसे स्नेहा को आंखें चमक जाती है। आखिर वही हो रहा है जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसको उसके प्लान के लिए मना करने का नाटक करते हुए बोली, नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो भी है जैसी भी है तो मेरी बहन ना, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसकी बात शान उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, उसके साथ जो भी होगा वो उसके कर्मों का फल है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक एंड स्नेहा ये सब सोच रही थी, वही शान जो कि अब तक उसके ऊपर आ चुका वो उसको एक बार फिर से किस करने लगा। उस बार उसने बिना अपने फोन देखे फोन को बंद कर दिया था। वही सिंघानिया पैलेस में नित्य अभी भी उन आदमियों से घिरी हुई थी। वो सभी आदमी नित्य को लस्त भरी नजर से देखने लगे थे। हालांकि कि नित्य को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेस नहीं था। वो वैसे ही अपने जगह पे खड़ी थी कि तभी एक आदमी आगे आते हुए अपने बाकी आदमियों से बोला, भाई क्या माल है। उसके साथ वाला बोला, अबे साले ये माल नहीं बवाल है, आज रात तो अपन लोग को बहुत मजा आएगा। ये बोल वो दोनों नित्य का हाथ पकड़ते के लिए आगे बढ़े, लेकिन नित्य ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और एक क्रैक की आवाज के उन दोनों के हाथ को मोड़ देती है। वही उस आदमी के बाली साथी ये देख सब 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आगे आते हुए बोला, साली लड़की है तो लड़की तरफ रह, ज्यादा आदमी वाले गुण रखना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ वो अपने हाथ में पकड़ा वास को नित्य के सर पे मरने को होता है, उसे पहले ही नित्य साइड ही जाती है। उसके हाथ से वास को छीन उसके ऊपर ही वार कर देती है और बोली, अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे सुकून और इज्जत से जीने का हक नहीं है? क्यों है न तेरे कहना मतलब।
पर अफसोस मैं लड़की हूँ, लेकिन कोई अबला ने नहीं जो तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। चू चू, लगता है किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लड़की कमजोर नहीं होती है। इसी के साथ वो एक लात उस आदमी के पेट पे मर देती है। तभी पीछे से उन सबका बॉस अपने पीछे से चाकू निकल नित्य पे वार करने को होता है। उसे पहले ही नित्य उस आदमी के हाथ को मोड़ उस चाकू से उसके चेहरे पे वार कर देती है। इतने में वह पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जितिया के आदमी होते हैं। वो लोग उन सभी आदमियों को लेकर जाने लगते हैं। तभी नित्य की नज़र छगन पे पड़ती है। उसकी आंखें एक बार फिर से गुस्से से भर जाती है। नित्य अपने साइड में रखे वास उठाती उसके एक झटके के उससे छगन के प्राइवेट पार्ट पे मर देती है। उसकी आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज उठी। वही वह मौजूद सभी आदमियों के हाथ अपने आप ही अपने प्राइवेट पार्ट पे चले जाते हैं। नित्य एक बात फिर से अपने पैर से उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ करते हुए बोली, तुम लोगों को इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना, इसलिए तो तुम लोग लड़कियों के रेप करते हो। लेकिन आज के बाद तुम लोग इस काबिल नहीं रहने वाले। फिर वो अपने आदमियों की तरह देखते हुए बोली, मुझे इन सब की भी ऐसी हालत चाहिए, याद रहे इनका फ्यूचर अंधेरे में हो। और एक बात, इन्हें मेरे हेल में मत ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से मेरा हेल खराब हो। इनकी हालत खराब करके इन्हें मारने के लिए छोड़ देने। उसकी बात सुन वो सभी आदमी एक ही टोन में बोले, ओह बॉस, जैसे आप बोलो। ये बोल वो लोग उन आदमियों की अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नित्य भी अपने कमरे में चली जाती है और आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो अपने बेड पे लेते हुए अपने फ़ोन में एक मैसेज को टाइप करती है। उसके बाद वो अपने मन में बोली, स्नेहा, आज जो तुमने किया है न, इसका रिजल्ट तुम्हें कल सुबह देखने को मिलेगा, टीट फॉर टैट। आज रात जितने मजे करना है कर लो, कल सुबह का सबसे पहला मॉर्निंग विश तुम्हें मेरी तरफ से मिलेगा। तभी नित्य की नज़र अपने फ़ोन मोक्ष के मैसेज आया, जिसे देख उसका गाल थोड़ा शर्म से लाल हो गया था। आखिर मोक्ष का नाम पढ़ते ही उसको अपनी और मोक्ष की किसकी याद आ गई। ये पहली बार था जब नित्य को ये फीलिंग हो रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। तभी उसको एक और मैसेज आया, टू बी कंटिन्यूड। आज रात जितने मजे करना है कर लो, कल सुबह का सबसे पहला मॉर्निंग विश तुम्हें मेरी तरफ से मिलेगा। तभी नित्य की नज़र अपने फ़ोन मोक्ष के मैसेज आया, जिसे देख उसका गाल थोड़ा शर्म से लाल हो गया था। आखिर मोक्ष का नाम पढ़ते ही उसको अपनी और मोक्ष की किसकी याद आ गई। ये पहली बार था जब नित्य को ये फीलिंग हो रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। तभी उसको एक और मैसेज आया, अब आगे। ये मैसेज मोक्ष की तरफ था, जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अब तक सोई नहीं। उसके जवाब में नित्य ने बस एक शब्द में जवाब दिया, नहीं मैं सोने जा रही हूँ, मुझे काम करना था इसलिए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष, जो घर आते ही नित्य को मैसेज कर अपनी खबर दे दी थी, वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। नित्य और पलक के साथ टाइम बिताने के चक्कर में उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, जिसे वो अभी कर रहा था। वही उसके सामने वाले सोफे पे बैठा मयंक आने बॉस को अपने मन ही मन कोश रहा था, राक्षस दो खड़ूस कहीं के 2 दिन से खुद मजे कर रहे हैं और मेरे जैसे मासूम को अपना काम दे दिया संभालने के लिए। इसे भी इनका पेट नहीं भरा था, अब मुझे अपने साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। खुद तो 2 दिन से गायब है, जैसे ये कंपनी इनकी ना होकर मेरी है। और अभी खुद तो अपना काम कर रहे और मुझे भी जगा रखा है। अरे कोई तो इस इंसान को बताओ, मैं एक इंसान हूँ, इनकी तरह कोई डेविल नहीं जिसे वो रात भर जगाने का प्लान बना रहे हैं। वो अभी अपने मन ही मन में इसको कोश ही रहा था कि तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज़ आई, जो बोला था, अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट तो अपने लिए किसी को और को ढूंढ लो, मेरी एक फियांसे है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मोक्ष की ये बात सुन मयंक अपनी आंखों को बढ़ाकर और मुंह खोले सुन रहा था। उसने भी मोक्ष के अंदाज में बोला, वैसे तो मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होता भी तो भी आप मेरे टेस्ट के नहीं होते। पता नहीं लेडी बॉस ने आपको शादी के हाँ कैसे कर दिया। उसने ये आखिर बात बोलते वक्त मोक्ष की तरफ देखने लगा, जो कि उसको ही घूर रहा था, जैसे कहता हो बस एक और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ। वही उसकी ऐसी घूरती हुई नज़र को देख मयंक अपना काम करने लगा। मोक्ष भी अपने काम बिजी में हो गया था। अचानक ही उसका ध्यान अपने फ़ोन पे चला गया। वो सोचने लगा, क्या नित्य ने उसके मैसेज को अभी तक देखा नहीं, क्या वो उससे गुस्सा है। ऐसे बहुत से ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा। इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पे रखता है और अपने फ़ोन पे नित्य को भेजे हुए मैसेज को चेक करता है। उसी वक्त नित्य ने भी मैसेज देखा, जिस कारण उसकी भौहें आपस में जुड़ गई और नित्य को फिर से मैसेज करके सवाल करता है कि वो अभी तक सोई क्योंकि जब उसे नित्य का जवाब मिला तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया। अचानक ही उसके होठों पे स्माइल आ गई, ये सोचकर कि कहीं नित्य उसकी और अपनी फिस्ट किस के बारे में तो नहीं सोच रही थी। जैसे ही मोक्ष के दिमाग में ये ख्याल आया, उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर उसकी बाबी डॉल उसके बारे में जो सोच रही थी।
फिर उसके कुछ सोचकर नित्य को एक सवाल पूछ लिया। वही नित्य जो कि उसके सवाल को पढ़ शर्म से पानी हो रही, उसने अपने आप से ही कहा, ये बेशर्म इंसान पूछ रहा। मोक्ष ने उसे सवाल किया था, डोल क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट किस पसंद आई? मोक्ष ने पता नहीं क्या सोचकर मैसेज किया था। नित्य इस सवाल से बचने के लिए जल्दी से उसको एक मैसेज लिखकर भेज देती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ और सो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब नित्य ने एक ही बार में लिख के सेंड कर दिया। वही मोक्ष जो कब से नित्य के जवाब का इंतजार कर रहा था, वो उस मैसेज को देखते ही स्पीचलेस हो गया। वो अभी कुछ मैसेज करता उससे पहले ही नित्य गुड नाइट का मैसेज भेज दे तो और ऑफलाइन ही जाती है। वही मोक्ष उसकी स्पीड देख हैरान था। मोक्ष बेचारे को इसको गुड नाइट बोलने का टाइम तक नहीं मिला। वो सोचने लगा, आखिर मैंने ऐसा कौन इतना बड़ा सवाल कर दिया जिसने उसकी बाबी डॉल को इतनी जल्दी ऑफलाइन होना पड़ा। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि नित्य इतनी जल्दी में उसको गुड नाइट बोलकर बिना इसके मैसेज का इंतजार किया क्यों ऑफलाइन हो गई। वो अपने फ़ोन को घूर रहा, जैसे उसको ही दोष दे रहा हो, जैसे अभी जो उसके साथ हुआ उसमें उसके फ़ोन की गलती हो। वही दूसरी तरफ स्नेहा जल्दी से खुद को सही करती है, फिर एक नज़र बेड पे देखती है जहाँ पे इस वक्त शांत सो रहा था। उसने इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं पहना था। वो अपने आप से बोली, मेरी खूबसूरती है ही ऐसी, किसी की भी नियत डोल जाए। लेकिन फिर खुद से ही बोली, बस एक बार मैं मोक्ष को अपने इस खूबसूरती के जाल में फंसा लूं, उसके बाद देखती हूँ ये नित्य मेरा क्या कर सकती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठा, पहले सिंघानिया पैलेस के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरानी से सभी कैमरे को चेक कर रही थी, लेकिन उसको कभी भी कुछ भी नहीं मिला कि आखिर उन आदमियों ने अपना काम किया कि नहीं। वो ये सब सोचकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी कार लेकर जल्दी से सिंघानिया पैलेस के लिए चली जाती है। थोड़े टाइम बाद जब वो कार से उतरती है, उसके पैर लड़खड़ा रहा था। उसको अपनी आंखों के सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितना नशा किया हो। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए सिंघन पैलेस में चली जाती है। वो जैसे तैसे करके हॉल में आती और जैसे ही गिरने को होती है, कोई उसको पकड़ लेता है। इस वक्त उस इंसान के चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। वो इंसान स्नेहा को उसके कमरे में ले जाता है। स्नेहा का कमरा सेम नित्य के कमरे के जैसा ही था। उन दोनों के कमरे में सिर्फ फ्लो का डिफरेंट था। उसका कमरा पूरी तरह से एंटीक और महंगी चीजों को से भरा हुआ था। अगली सुबह नित्य अपने कमरे से बाहर आती, सीधा लिविंग रूम में आती और अपने सामने देखती है जहां पे इस वक्त राधिका जी और ऋषभ जी एक दूसरे बात कर रहे थे। बात तो सिर्फ ऋषभ जी कर रहे, राधिका जी तो शर्मा रही थी। नित्य उन दोनों के पास जाती है और दोनों को बारी बारी गुड मॉर्निंग विश करती है। वो दोनों भी नित्य को पकड़ अपने बीच में बैठा लेते हैं। राधिका जी, नित्य ने अपने चेहरे पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के भाव के साथ पूछा, बेटा क्या तुम्हें मोक्ष के परिवार वाले पसंद आए? क्या उन्होंने ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया ना? उनके सवाल को सुन नित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मॉम वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो लोग तो मुझे आने भी दे रहे थे। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी दिनों ही खुश हो गए थे। आखिर उनकी बेटी खुश रहे और एक अच्छी जिंदगी हुए जिसमें सब लोग उसे प्यार करे। भले एक पेरेंट्स को और क्या चाहिए, उनके लिए तो उनके बच्चों की खुशी सबसे आगे थी। तभी नित्य ने चेहरे को इधर उधर घूमते हुए बोली, मॉम डैड आशीष भाई नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद सुन राधिका जी और ऋषभ जी ने पहले एक दूसरे को देख फिर हंसते हुए बोले, बेटा वो किसी काम से बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा। उनकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है। तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट पे जाती जिसे नित्य की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। नित्य उस सर्वेंट को रोकते हुए बोली, काजल क्या तुम ये कॉफ़ी स्नेहा के लिए लेकर रही हो? उसकी बात सुन काजल अपना सर हाँ में हिला देती है। काजल एक बेजुबान लड़की है जिस कारण वो अपने सारे काम इशारे में करती है। बहुत दिल की साफ और मासूम है। उसकी मम्मी सिंघानिया पैलेस में काम किया करती थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट होने के बाद काजल उनकी जगह सिंघानिया पैलेस में काम करने के लिए आने लगी थी। वो यहाँ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी जिसका पूरा खर्चा सिंघानिया परिवार उठा रहा था। इसलिए वो भी यहाँ पे अपने पूरे दिल से काम करती और पढ़ाई करती थी। उसका इशारा समझ नित्य मुस्कुरा देती है और बोली, ये कॉफ़ी तुम अंदर लेकर चली जाओ और हैंगओवर को उतारने के लिए जूस ले आओ। उसकी बात सुन सब लोग नित्य की तरफ देखने लगते तो नित्य जवाब देती है, वो कल रात स्नेहा अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे में गई थी, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो रात की मैं हॉल में पानी पीने आई, तब मैंने उन्हें यहाँ सोफे पे बैठा हुआ देख उनके पास चालू गई और उन्हें संभालते हुए उनके कमरे में छोड़ने चली गई थी।
उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी को अजीब लगा, क्योंकि स्नेहा के सभी दोस्तों के बारे में उन्हें पता था। उन्हें ये भान पता था कि स्नेहा ड्रिंक नहीं करती है, लेकिन वो कल रात ड्रिंक करके कहाँ से आई थी। लेकिन वो लोग नित्य से कुछ नहीं बोलते हैं। काजल भी अब तक हैंगओवर के लिए जूस बना के ले आई थी। उसके बाद नित्य काजल के साथ स्नेहा के कमरे में चली गई। जब वो लोग अंदर आए तो वह का नज़ारा देख हैरान थे। हैरान तो सिर्फ काजल थी, नित्य तो बस नाटक कर रही थी। उसके होठों पे एक एविल स्माइल थी। वो जल्दी से स्नेहा के पास आए और उसको जगाने की कोशिश करने लगी या फिर नाटक करने लगी। नित्य बगला में रखा पानी ग्लास का उठा, उसमें से पानी निकल स्नेहा के ऊपर छिड़कने लगी। हालांकि उसका मन कर रहा कि वो पूरा पानी उसके मुंह पे फेंक दे, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। जब नित्य ने देखा कि वो अपनी आंखें खोल रही है तो उसने जल्दी से पानी के ग्लास को साइड में रखा और स्नेहा को उठाने लगी। स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे। उसको अपनी बड़ी में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसको बहुत मारा था। नित्य स्नेहा की तरफ फिक्र से देखते हुए बोली, स्नेहा तुम यहाँ फ्लो पे क्या रही हो? मैंने तो तुम्हें रात में बेड पे सुलाया था ना। अगर तुमसे संभालती नहीं तो तुम ड्रिंक क्यों करती हो? उसकी आवाज़ सुन स्नेहा की नज़र अब नित्य ओर जाती है। उसको अपने सामने सही सलामत देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि नित्य अभी यहाँ क्या कर रही है। उसको तो अपने कमरे में हीना चाहिए न, या फिर मर जाना चाहिए था। लेकिन उसने इस बारे में बाद में सोचने के बारे में सोच वो नित्य का हाथ पकड़ के खड़ी होने लगी, लेकिन नित्य उसका हाथ छोड़ दिया, जिसे वो फिर से नीचे फर्श पे गिर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। काजल भी अब नित्य की मस्त करने के लिए आ जाती है, लेकिन नित्य उसको मना करते हुए बोली, एक काम करो, किसी मेल सर्वेंट को बुला के लाओ और उन्हें डॉक्टर को भी घर आने के लिए कह देना। उसके बाद काजल वहां से चली जाती है। वही स्नेहा की आंखें नित्य की बात और उसी हरकत सुन और देख के हैरानी से बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे आशीष वेटिंग एरिया में किसी के आने का वेट कर रहा था। वो अपनी घड़ी में देखते हुए बोला, अब तक तो उनका जटा जाना चाहिए था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर इट पे नाम देख उसने तुरंत कॉल को पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, 20 हमने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, लेकिन वो लोग अभी भी अपना मुंह खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसके बाद सुन आशीष ने वैसे बोला, चाहे जज करना उन्हें करो, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दो कि वो लोग खुद ही मुंह खोल दे। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ बॉस हम समझ गए हैं, आज रात तक आपका का हो जाएगा। आशीष ने गुड बोल के फोन राज्य देता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आशीष कैसे हो तुम? उस आवाज को सुनते ही आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। उसके बाद सुन आशीष ने वैसे बोला, चाहे जज करना उन्हें करो, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दो कि वो लोग खुद ही मुंह खोल दे। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ बॉस हम समझ गए हैं, आज रात तक आपका का हो जाएगा। आशीष ने गुड बोल के फोन राज्य देता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आशीष कैसे हो तुम? उस आवाज को सुनते ही आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। अब आगे आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता है तो उसके सामने इस वक्त एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। वो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसने इस वक्त ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें आशीष को देखते वक्त नर्म थी। वही आशीष जल्दी से उस इंसान के गले लग जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में काजल के स्नेहा के रूम से जाते ही नित्य रूम को बंद कर देती है और चलते हुए स्नेहा के पास आ जाती है। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जल्दी स्नेहा के पास आते हुए उसके बालों को काश के पकड़ लेती है और उसे एक झटके में खड़ा कर देती है। वही स्नेहा जिसको पूरी बॉडी इतने दर्द में थी जैसे किसी ने उसको बहुत मारा हो, अब नित्य के ऐसे करने से और ज्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन नित्य बिना किसी रहम के उसको उसी तरह पकड़े अपने होठों पे मुस्कान लिए बोली, स्नेहा चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देती हूँ। उसकी बात और आवाज को सुन स्नेहा को अपना बॉडी कांपती हुई सी महसूस हो रही थी। नित्य ने एक नज़र स्नेहा की तरफ देखा और बिना किसी एनकस के उसको वस्तु में लाकर उसका सर सीधा बाथटब में डूबा देती है। वही स्नेहा को तो ख्वाब समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ हो क्या, और वो अभी पीती तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। जब नित्य ने देखा कि कैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो उसने उसको बाहर निकाला लेती है। स्नेहा भी राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले पल नित्य फिर से उसको पानी में डूबा देती है। ऐसा उसने लगभग 4 से 5 बार किया। जब भी स्नेहा को सांस लेने में दिक्कत होती स्नेहा उसको बाहर निकलती और जब खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती तो वो फिर उसके साथ वही करती। तभी स्नेहा के दूर पे नॉक होता जिसे सुन नित्य स्नेहा को छोड़ देती है और उसको वर्णित देते हुए बोली,
अगर तुमने ये बात किसी से भी बताई तो इसी के साथ वो उसके सामने कल रात का क्लब वाला वीडियो प्ले कर देती है जिसमें स्नेहा कहीं हर एक बात के साथ साथ उन लोगों का प्लान बना और फिर एक कमरे में जान सब दिखाई दे रहा, जिसे स्नेहा को आंखें बड़ी हो गई। वो नित्य से फोन लेने की झपटा मारी, लेकिन इससे पहले ही नित्य ने उसका हाथ पकड़ मोड़ उसके कमर से लगा देती है और उसके हाथ को प्रेस कर देती, जिससे पूरे कमरे में एक ट्रैक की आवाज थी, जिस कारण स्नेहा की आंखों से और आंसू बहने लगते हैं। तभी उसको कान में नित्य की आवाज आती जो बोल रही, लगता है तुम कल रात का मार भूल चुकी हो, जिस कारण तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई। उसके बाद वो उसके सामने अपना मोबाइल कर देती है। उसमें चल रहे वीडियो को देख स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में नित्य उसको कमरे में संभाल कर लेकर आती है और फिर उसको फर्श पे छोड़ देती है, जिसे स्नेहा नीचे गिर जाती है। स्नेहा नशे को हालत में बोली, यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, यानी स्नेहा सिंघनिया को ऐसे जमीन पे धक्का देने, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोल वो जल्दी से फ्लो से खड़ी हो जाती है। स्नेहा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रही थी, उसके होठों पर बस एक डेविल स्माइल थी। स्नेहा जैसे नित्य के ऊपर हाथ उठाने को होती है वैसे ही नित्य उसका हाथ पकड़ लेती और उसके एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसे स्नेहा खुद को संभाल नहीं पाती और मुंह के बल के जमीन ले गिर जाती है। नित्य एक कदम चलकर उसके पास आती है, उसके हाथ पे अपने पैर रख मसलने लगती है। नित्य ने अपने शूज को साइड में निकल दिया था, जिसे स्नेहा के हाथ पे घाव के निशान नहीं बनेगा, लेकिन उसका हाथ उसका वेट नहीं संभल सकता था। नित्य ने अपना सर वेट स्नेहा के हाथ के ऊपर लगा दिया था, जिसे स्नेहा दर्द से तपड़ जाती है। इस समय नित्य वो नित्य नहीं लग रही जो वो मोक्ष के साथ होती थी या फिर अपने पेरेंट्स के सामने होती थी। ये नित्य वो थी जो अपने साथ हुए गलत चीजें का मुंह तोड़ जवाब देती या फिर गलत करने वाले के साथ उनकी भाषा में बात किया करती थी। नित्य एक क्रूएल रानी की जैसे थी जो कि अपने साथ गलत नहीं होने देती थी। वो हर चीज का हिसाब सने वाले को तड़पा तड़पा के लेती थी। आज उसकी ये क्रूएलिटी स्नेहा के ऊपर दिख रही थी। नित्य उसी तरह उसके पैर पे खड़ी हो उसके बालों को पकड़ खींच अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, बहुत शौक था मेरा रेप करवाने का, मेरा वीडियो बनाने का, मुझे बदनाम करने का। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें इस वक्त लिविंग हेल के दर्शन करवाती हूँ। इसी के साथ वो नित्य को मरने लगती है, लेकिन वो उसको ऐसे मार रही जिसे स्नेह के बॉडी पे कोई भी निशान न बने। वही स्नेह उस वीडियो को तब तक देखती रही जब तक वीडियो पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। स्नेहा को अब पता चल रहा कि क्यों उसकी बॉडी में इतना पेन हो रहा, लेकिन वो अपने मन में इस बात को लेकर खुश थी कि अभी जब डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसी ने उसे मारा है। उसके बाद वो आसानी से विक्टिम कार्ड का यूज करके नित्य को फंसा सकती है। उसकी बात स्नेहा भी समझ जाती है, लेकिन होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। नित्य स्नेहा की बाहों को पकड़ उसको खींचते हुए लाती है और फ्लो पे धक्का दे देती है। फिर उसके बगल में बैठ बोली, अगर एक शब्द भी किसी को बताया तो तुमने आज तक जितने भी लड़कों के साथ रात बिताई है उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। और सोने पे सुहागा ये है कि मेरे पास तुम्हारे और शान के कल रात का वीडियो भी है। उसकी बात सुन अब तो स्नेहा के सरोए पहाड़ टूट पड़ा। वो गुस्सा से बोली, कैसे इंसान ही तुम एक लड़की हो कि दूसरी लड़की के साथ। चटाक पूरे कमरे में ये आवाज गूंज उठी। स्नेहा ने अपने गाल पे हाथ रख लिया, उसकी आंखों में खून उतर आया था। अगर उसका शरीर अभी दर्द नहीं कर रहा होता तो वो नित्य की शायद जिंदा नहीं छोड़ती, ऐसा उसका ख्याल था। नित्य उसके जबड़े को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, अच्छा अभी जब खुद पे बात आई तो मुझे लड़की समझ रही हो, लेकिन जब वही काम तुम करने वाली थी उसे क्या कहते हैं। इसी के साथ वो एक और थप्पड़ उसको मार देती है। तभी डोर एक बार फिर से निक होता है। नित्य जल्दी से जाके गेट खोलती है। वही स्नेहा उसको घूरते हुए अपने मन में बोली, नित्य आज जो तुमने किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, देख लेना। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अभी चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। तभी कमरे में काजल आए, उसके साथ राधिका जी और ऋषभ जी भी आए थे, उनके पीछे डॉक्टर भी थी। जिसे देख स्नेहा की आंखें चमक उठी। जिस हिसाब से नित्य ने उसको मर था उस हिसाब से स्नेहा को बहुत चोट आई थी और डॉक्टर देखते ही बता सकता था कि उसको किसी ने मारा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी, नित्य को आम इंसान नहीं थी। ऋषभ जी जल्दी से स्नेहा के पास आ जाते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वो स्नेहा को अपने गुद में उठा उसे बेड पे रखते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि स्नेहा चल भी नहीं पा रही है। और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, डॉक्टर चेकर। उनके आवाज में कोई भी भाव नहीं था। वही स्नेहा भी उनकी आवाज सुन उन्हें देखने लगती है, लेकिन फिर कुछ देर पहले कैसे उन्होंने उसे अपने गुद में उठाया था ये याद करते ही वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। राधिका जी भी उसके पास बैठ जाती है।
डॉक्टर आके स्नेहा को चेक करने लगती है। लगभग 10 मिनट बाद वो राधिका जी और ऋषभ जी की तरफ एक नज़र देखती है और बोली, इन्होंने ने कल रात ज़्यादा ड्रिंक कर ली जिस कारण ये गिर गई थी और इन्हें इनकी कमर और हाथ पे कहीं कहीं चोट लग है। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उनकी बात सुन स्नेहा ने हैरान होते हुए बोली, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गिर कैसे सकती हूँ। उसकी बात सुन नित्य बोली, स्नेहा शायद तुम्हें याद नहीं है लेकिन कल रात तुम नशे में 2 बार गिरी थी, एक बार लिविंग हॉल में और दूसरी बार सीढ़ियों से गिर गई थी। उसकी बात सुन स्नेहा ने उसको घूर के देखा। तभी डॉक्टर बोली, मैंने इन्हें कुछ दावा दे दिया और एक बात, अगर आप ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ही ड्रिंक किया कीजिए। उसके बाद ऋषभ जी डॉक्टर को बाहर छोड़ने चली जाती है। काजल भी उनके पीछे पीछे की से बाहर चली जाती है। राधिक जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कल तुमने इतने ड्रिंक क्यों किया था। उनका सवाल सुन स्नेहा अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। कल रात मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने साथ एक बर्थडे पार्टी में लेकर गई। वो पार्टी क्लब में थी। मैंने उसे बहुत मना किया था लेकिन फिर वो जिद पे अड़ गई और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो वो मुझे से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दे गई, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे बस 2 ग्लास कॉक पिया था लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नशा होने लगा, इसलिए मैंने मेरी फ्रेंड को घर जाने का बोल वहाँ से निकल गई। उद्धरण चिन्ह। फिर राधिका जी के गले लग रोते हुए बोली, मॉम किसी ने मेरी कोक और अल्कोहल के साथ बदल दी होगी या फिर मैंने गलती से कॉक समझ के ड्रिंक कर लिया। स्नेहा ने बड़ी ही आसानी से सारी बात को झूठ बोल रही थी। फिर वो अपना सर आगे करते हुए बोली, मॉम मैंने कल पहली बार ड्रिंक किया था इसलिए मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाए और अब मैंने अपनी ऐसी हालत कर ली। उसकी बात सुन और उसकी हालत देख राधिका जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, स्नेहा बेटा तुम्हें मैंने अडॉप्ट भले की किया है लेकिन तुम मेरी सगी बेटी जैसी हो, इसलिए अगली बार तुम अपना ख्याल रखना और अगली बार से ड्रिंक को हाथ मत लगाना। इसकी बात सुन स्नेहा ने अपने होठों पे मुश्क लिए बोली, आई लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। इसी के साथ वो उनके गाल पे किस कर देती है। फिर स्नेहा नित्य की तरफ देखे केवल स्माइल कर देती जैसे बोल रही हो, देखो मॉम मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती है। उसकी नज़र को समझ नित्य एक केवल स्माइल करते हुए अपनी आंखों से अपने फ़ोन की तरफ इशारा करती है जिसे समझ स्नेहा की चेहरे से जीत भरी स्माइल गायब हो जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में कुछ लोगों को बांध के रखा गया। उन आदमियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वहीं उनके सामने बैठे थे 2 लोग, ये दिनों कोई और नहीं बल्कि आशीष और उसके साथ सुबह जो लड़का एयरपोर्ट पे आशीष से मिला था वो अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। आशीष उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, बिग ब्रदर हम यहाँ इन लोगों को किस चीज़ का साझा देने आए हैं। आशीष का सवाल सुन वो लड़का जिसे आशीष बिग ब्रदर बोल रहा था उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना फ़ोन आशीष के आगे कर देता है। आशीष जैसे जैसे फ़ोन में चल रहे वीडियो को देखता है वैसे वैसे उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा। वो अपनी जगह से खड़े होता और उन आदमियों के पास आते हुए बोली, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा सोचने की। इसी के साथ वो उन आदमियों में से एक को 5 कर देता है। तभी तक शांत बैठा लड़का बोला, आशीष तुम कुछ नहीं करोगे, उन्हें जो भी करना है मैं करूंगा। उनकी जमात कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की, वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी बच्ची है जिस पे इन लोगों ने गंदी निगाहें दिलाई है। इनको सजा देने के लिए तो मैं इतनी जल्दी न्यूयॉर्क से आया हूँ। उनकी दोनों की बात सुन वो उन लोगों का बॉस बोला, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें पहले ही हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है, प्लीज़ जाने दो। उनकी बात सुन वो लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर मेरी बहन कमज़ोर होती तो क्या तुम लोग उसको छोड़ देते नहीं ना। इसी के साथ वो अपनी साइड से गर्म पानी की बकेट उठा उन लोगों पे फेंक देता है जिससे उस पूरे माहौल में उन आयों की आवाज़ गूंज उठी। टू बी कंटिन्यूड। उनकी दोनों की बात सुन वो उन लोगों का बॉस बोला, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें पहले ही हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ जाने दो। उनकी बात सुन वो लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर मेरी बहन कमज़ोर होती तो क्या तुम लोग उसको छोड़ देते नहीं ना। इसी के साथ वो अपनी साइड से गर्म पानी की बकेट उठा उन लोगों पे फेंक देता है जिससे उस पूरे माहौल में उन आयों की आवाज़ गूंज उठी। अब आगे लेकिन उसको इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, बोलो किसने तुम्हें हमारे पैलेस में भेजा था और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भज तुम लोग अंदर कैसे गए। उसकी बात सुन उन सब का लीडर रोते हुए बोला, बता रहे, रुको रुको हम सब बताते हैं। लीडर फिर पूरी बात बताने लगा, हमें किसी का कॉल आया था, वो नंबर अननोन था। जब मैंने उस कॉल को पिक किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई जो बोल रहा था कि उसने हमें एक फ़ोटो सेंड किया है जिसमें एक लड़की है, हम उसका रेप करना है और वीडियो शूट कर नेक्स्ट डे वायरल कर देना है।
इसका उस आदमी ने हमें पूरे 5 लाख दिए हैं। और रही बात आपके सिक्योरिटी से बच के अंदर जाने के लिए, तो उसने हम लोग अंदर जाने के लिए पैलेस के आसपास रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी हमारी नज़र पैलेस के पीछे वाले दीवार पे बने एक हॉल पे गया, जहां से हम जैसे लोग आसानी से आ जा सकते हैं। हम लोग उसी रास्ते पैलेस में गए थे। उसके बाद हमने से सबसे पहले पैलेस के स्विच बोर्ड को ढूंढ लाइट ऑफ कर दिया। हमने प्लान बना के रखा था क्योंकि सिंघानिया पैलेस बहुत बड़ा था और हमें उस लड़की को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत न हो, इसलिए हमने इस प्लान को किया। हुआ भी ऐसा, आपकी बहन कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन हम उसको पकड़ पाते या कुछ कर पाते उससे पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जैसे जैसे सामने खड़ा लड़का और उसके साथ खड़े आशीष ने ये बात सुन, उन दोनों के चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा झलकने लगा था। उन आदमियों के लीडर ने बोला, प्लीज़ प्लीज़ अब हमें जाने दीजिए, आपकी बहन ने तो हमें वैसे ही नहीं छोड़। उसका बात सुन दोनों के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। आशीष बोला, अगर आज हमने तुम्हें छोड़ दिया तो कल कोई आके तुम्हें हमारी बहन के साथ गलत करने को कहेगा और तुम लोग उससे अपना बदला लेने के लिए उसको हट करोगे। ये दिन आने से अच्छा है कि तुम लोग इस दुनिया को बाय बोल दो। इसी के साथ वो दोनों मिलकर उन सभी आदमियों के ऊपर गोली चला देते हैं जिसे उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलता है। वो लड़का आशीष की तरह देखते हुए बोला, छोटे पता करो कौन है जो मेरी बच्ची को लोगों के सामने गिरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मोक्ष अपने कंपनी में बैठा काम कर रहा, उसका ध्यान बार बार फोन पे जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने फोन को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहा था। लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता तो जल्दी अपना फोन हाथ ही लेकर नित्य के चेक पर देखता है, जहां पे उसने सुबह 4 बजे ही उसको मैसेज भेजा था। उसने उसको सुबह से ही गुड मॉर्निंग का बहुत बार मैसेज भेज चुका था। उसका चेक बॉक्स देख के ऐसा लग रहा जैसे वो नित्य को जगाने की कोशिश कर रहा हो या फिर खुद को बताने की सुबह हो चुकी है। वो अपने फ़ोन के घूर रहा जैसे बोल रहा हो, अभी उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ऑफिस की डोर पे कोई नॉक करता है। ये सुन मोक्ष इरिटेट होते हुए अपने अपने ही बोला, एक बाबी डॉल कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, ऊपर से ये पता नहीं कौन आया है। अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कॉम इन। इस वक्त बाहर खड़ा मयंक को पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ सुन ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉस इस वक्त एक शेर है, वो उसकी गुफा में जाने वाला वो गुस्ताखी खरगोश। लेकिन फिर जल्दी अपने सोच को समझ वो गेट को खोल अंदर देखते हुए बोला, बॉस आधे घंटे में हमारी मीटिंग है अपने ने होटल को खोलने के लिए। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिलाते हुए बोला, क्या तुमने उन्हें हमारी शर्त बताई है। उसी बात सुन मयंक जल्दी से बोला, यस बॉस, मैंने उनसे कहा कि हम डील उसके सीईओ के साथ ही फाइनल करना चाहते हैं। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है, तुम मीटिंग की तैयारी करो और उनके आने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। मयंक कॉक बॉस बोल के निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में स्नेहा अपने करे में सदमे बैठी हुई थी। उसको सच नहीं आ रहा था नित्य ने उसको इतना मारा, उसके बावजूद उसके शरीर पे चोट के एक निशान नहीं मिले। कुछ सोचकर वो अपने बैग की साइड टेबल से उसने एक छोटा से मिरर उठाया और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। स्नेहा का चेहरा दूध गोरा था, आंखें हेजल ब्राउन थी, छोटी सी नाक, पिंक लिप्स, परफेक्ट जेलाइन, 5 फुट हाइट। स्नेहा का चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम दिखता था, वही उकसी आंखें चलबाजियां से भरी हुई थी। उसकी आंखें उसके अंदर के इंसान को दर्शाया करती है। कहते हैं न इंसान के चेहरे पे चाहे जो हो, लेकिन उसकी आंखें आईने की तरह होती है जो उस इंसान की असलियत को दिखाती थी। इस वक्त स्नेहा अपने गाल पे देखती है जहां पे नित्य ने उसको थप्पड़ मारा था, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ था, बस उसके लाल गाल दिख रहे थे जो किसी ब्लश की तरह नजर आ रहा था। अपने चेहरे को देख उसको समझ नहीं आया कि नित्य के खिलाफ उसके बॉडी पे एक भी सबूत नहीं थी। वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। एक बात फिर से वो हैरान थी, उसके बॉडी पे एक भी निशान नहीं। अब तक उसको लग रहा था कि नित्य ने डॉक्टर को कुछ पैसे देके उसके परिवार वाले के सामने झूठ बोलने को बोला होगा, लेकिन अब उसको पता चल रहा कि उसके बॉडी पे सच में किसी भी तरह का कोई घाव नहीं है। नित्य अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए एक तक अपने हाथों को देख रही थी। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से एक लिक्विड निकलती है और उसे लेकर वह रूम चली जाती है। वॉशरूम में आके वो अपने हाथ पे उस लिक्विड को गिराते हुए आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बोली, स्नेहा स्नेहा मेरी अडॉप्टेड बहन, तुम्हें क्या लग मैं तुम्हारी चलकी को समझ नहीं पाऊंगी चूचू, लेकिन अफसोस तुम ये जानती कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। जितना दर्द और तकलीफ तुमने मुझे मेरे पिछले जन्म दिया था, न उतना ही दर्द और ताकीफ मैं तुम्हें विद इंटरेस्ट दूंगी। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ से एक नीला कलर जैसा कुछ निकल रहा था, जिसे देख नित्य के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है।
तभी उसके पॉकेट में रखा फोन बज उठा। नित्य ने कॉलर पे जब नील नाम शो होते देख उसने जल्दी से कॉल पिक लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस है मीटिंग में जाना है, आपको पता है न उन्होंने मीटिंग आपके साथ करने की शर्त रखी है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद वो एक नज़र अपने हाथ को देखती है, फिर अपने मॉम डैड को अपनी फ्रेंड से मिलने का बोल घर से निकलने लगती है। तभी उसके कान में राधिका जी और ऋषभ जी आवाज आती है जो उसके आगे कुछ कर देते हैं। ये देख नित्य उस चीज को ध्यान से देखने लगती, फिर उन दोनों की तरफ देखती है तो ऋषभ जी ने नित्य के हाथ में उस चीज को रखते हुए बोले, सॉरी नेता, हमने तुम्हें पॉकेट मनी देने पे देर कर दी, लेकिन हम क्या करते, हमने उस बैंक वाले से बात करके तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और ये कार्ड तुम्हारा है। तभी राधिका जी बोली, तुम्हारे डैड ने तो अपनी तरफ से पॉकेट मनी दे दिया और ये मेरी तरफ से, वो भी उसके हाथ में वो बैंक का कार्ड रख देती है। नित्य बिना कुछ बोले उस कार्ड को ले लेती है, फिर अपने डैड और मोम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे आप लोग अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी ने एक दूसरे की तरफ देख, फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या तुमने अभी कुछ कहा क्या? फिर वो राधिका जी की तरफ देखते हुए बोले, राधिका क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उनकी बात सुन राधिका जी भी अपना सर ना में हिला देती है। वही उन दोनों को नौटंकी देख नित्य मुस्कुरा देती है। तभी नित्य एक बार फिर बोली, मॉम डैड मुझे अभी ये कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन वो एक बार फिर से अपना डायलॉग दोहराने लगते हैं। तभी राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा तुम्हारी माँ और पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी सुनने को शक्ति भी कमजोर हो रही है। उनकी बात सुन और उनकी नौटंकी देख नित्य एक बार फिर से मुस्कुरा देते हैं। नित्य ने अब उन्हें बाय बोल, वो भी उसे बाय बोल देते हैं, जिसे सुन नित्य बोली, क्या अब आपके सुनने की शक्ति जाग गई है? उसकी बात सुन ऋषभ जी राधिका जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, अरे राधिका जी बहुत दिन हो गया है, क्या आज आप अपने हाथ से कुछ बनाए वाली है? इसी के साथ वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नित्य भी अपने मीटिंग के लिए चली जाती है। थोड़े टाइम बाद उसकी कार मिस्टर कॉर्पोरेशन में रुकती है। नित्य की कार को रुकता देख एक लड़का जल्दी से नित्य की कार के पास आता है और उसके कार का डोर ओपन करता है। नित्य चेहरे पे मास्क और आंखों पे गोगल चढ़ाए किसी रानी की तरह कार से बाहर आती है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखता, जिसे उसने रास्ते में आते वक्त ही चेंज किया था। नित्य उस 30 माले की बिल्डिंग को देखती है जिसपे बहुत ही स्टाइल एलिगेंट तरीके से मिस्टर कॉर्पोरेशन डायमंड से बना हुआ था। नित्य अब सीधा अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट नीले भी आने लगता है। नील जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास आते हुए बोला, मिस आज हमारी मीटिंग है आपके कंपनी के सीईओ के साथ। उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद बोली, सर आप लोग 28 फ्लोर पर चले जाए, मीटिंग वही होने वाली है। उसकी बात सुन नील उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोल वहां से नित्य के साथ चहल जाता है। पूरे ऑफिस वाले नित्य को ही देख रहे थे। नित्य ने भले ही अपने चेहरे को कवर किया था, लेकिन उसके आसपास का ऑरा बहुत था किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नील नित्य के साथ सीधा लिफ्ट के पास लेकर आ जाता है। थोड़े टाइम में उनकी लिफ्ट 28वें फ्लोर पे आके रुकती है। नित्य आगे उसके पीछे नील दोनों ही मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। वही उनका स्वागत करने के लिए मयंक पहले से वहां खड़ा था। वो उन दिनों को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस एनके एंड मिस्टर नील। उसकी बात सुन दोनों ही अपना सर हिला देते हैं। ये ऑफिस किसी और का नहीं बल्कि मोक्ष का था। ये कंपनी मोक्ष ने तब स्टार्ट की थी जब वो सिर्फ 20 साल का था। उस समय से लेकर अब तक ये कंपनी नंबर 1 पे रही थी, लेकिन आज ये कंपनी नंबर 2 पे है। जिसकी वजह से ये कंपनी नंबर 2 पे आई है, वो कंपनी की ओनर आज मोक्ष से मिलेगी। दूसरी तरफ आशीष और वो लड़का अब सिंघानिया कंपनी में आ चुके थे, जिस कारण आज इस कंपनी में बहुत ज्यादा शांति थी। आशीष जल्दी से उस केबिन में आता है जिसमें वो लड़का बैठ अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। जब उसने आशीष को आते देख तो उसे सवाल किया, क्या हुआ आशीष, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? भाई मैं ढूंढ तो था हूँ, ले अभी उस इंसान के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर प्राइवेट था। हमने लोकेशन निकली तो उसका लोकेशन एक क्लब दिखाई दे रहा, और क्लब में बहुत सारे लोग आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? आशीष की पूरी बात सुन के बाद वो लड़का बोला, आशीष कोई बात नहीं, एक बार उसका निशाना चूक गया है लेकिन वो फिर से वार करेगा, उस वक्त हम उसे पकड़ेगा। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई रक्षित सिंघानिया के बहन के ऊपर हमला करने की? उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि उसकी 7 पुश्त भी इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं सोचे गई। उसके बाद वो बात को बदलते हुए बोला, मोक्ष का क्या हाल है? वो हमारी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है? क्या उसका बिहेवियर नित्य की तरफ भी वैसा जैसे स्नेहा की तरफ था? उसकी बात सुन आशीष कुछ मजाक भरे आवाज में बोला, भाई आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मोक्ष के बारे सोच रहे हो?
उसकी बात सुन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन अब उसकी फियांसे है, वो मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है मुझे इस अभी में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो मेरी बहन को परेश करे। उसकी बात सुन अब आशीष भी अपना सर हिला देता है। फिर कुछ सोच के बोला, भाई क्या मैं मॉम और प्रिंसेस स्नेहा को आपके यहाँ आने के बारे में बता दूं? उसकी बात सुन रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। उसकी बात सुन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन अब उसकी फियांसे है, वो मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है मुझे इस अभी में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो मेरी बहन को परेश करे। उसकी बात सुन अब आशीष भी अपना सर हिला देता है। फिर कुछ सोच के बोला, भाई क्या मैं मॉम और प्रिंसेस स्नेहा को आपके यहाँ आने के बारे में बता दूं? उसकी बात सुन रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब आगे। उसकी बात सुन आशीष एक सैनिक की तरह उसके सैल्यूट करते हुए बोला, आय आय बॉस, मुझे आपकी बात समझ आ गई कि मुझे अब हमारी प्रिंसेस से ज़्यादा उसके फाइनेंस ले नज़र रखनी होगी। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वही रक्षित बस उसको जाता देख मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अपने सीईओ के चेयर पे बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद कर उस पल के बारे में सोचने लगता है जब वो न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी के हेड्स के साथ मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में आया था और अपना फ़ोन चेक किया जिसमें में मैसेज आया था, भाई आज मैं ऑफिस के का से दूसरे सिटी जा रहा हूँ, वहाँ हमारा प्रोजेक्टों को लेकर डिस्कशन है। उस मैसेज को पढ़ वो बस ओक में रिप्लाई कर देता है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। तभी उसके हाथ से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है जो कि उसके घर के सीसीटीवी कैमरे को इसलिए एक्सेस कर देता है। ये सिस्टम उसने खुद ही अपने लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन में अपडेट किया था, जिससे वो कभी भी कहीं भी आने घर वालों को देख सकता था। ये कैमरा उसके फ्लो पे लगा सीक्रेट कमरा था, इसलिए इस कमरे का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रक्षित के पास है। इस बारे में उसके घर पे किसी को नहीं पता है। वही जब नित्य और वो गुंडे वह खड़े होकर बात कर रहे तो उनकी आवाज़ उस कमरे के जरिए रिकॉर्ड हो रहा था जिसे रक्षित भी सुन सकता था, जिसे सुनने के बाद उसके हाथों की मोती काश गई थी। उसने जल्दी से गार्ड्स को कॉल किया लेकिन उसका कॉल जा ही नहीं था जिसे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसलिए वो बिना वक्त गवाए ही आशीष को कॉल करता है। आशीष को कॉल करते वो जल्दी से बोला, घर जाओ, प्रिंसेस प्रॉब्लम में है। उसकी बात सुन आशीष जो मस्त कार चलते हुए गाना बहा रहा था वो जल्दी से अपनी कार में ब्रेक मारते हुए बोला, भाई ऐसा भी क्या हो गया है? उसकी बात रक्षित बोला, जितना बोल रहा आशीष उतना करो, अगर उसे 1 करोड़ भी आए तो देख लेना। उसकी बात सुन आशीष डर गया। वो हकलाते हुए बोला, भाई मैं मुंबई से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। इसकी बात सुन रक्षित अपने लैपटॉप की तरफ देखता है जहां पे इस वक्त एक आदमी थोड़े दूर पे पड़ा था, जिसे देख रक्षित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन फिर उसने देखा कि कैसे नित्य उन आदमियों से निपट रही है। उसे खुशी हुई कि उसकी बहन अपनी रक्षा करना जानती है, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होता। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो अपनी सोच से एक आवाज़ के साथ बाहर आया। वो जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने लगा। वो देखता है कि कुछ गार्ड्स वहां आ गए हैं और नित्य उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिसे सुन रक्षित जो कि अभी भी आशीष के कॉल को कंटिन्यू कर रहा था, वो आशीष को ऑर्डर देते हुए बोला, आशीष हमारे कुछ आदमियों को बोलो पहले इसके पीछे गार्ड्स कुछ आदमियों को लेकर गए, वो उन्हें वहां से जिंदा लेकर हमारे डाक हाउस में लेकर आने के लिए एक बात, और वो लोग उन गार्ड्स को कुछ नहीं करेंगे, समझ गए ना? उसकी बात सुन आशीष बोला, ओके भाई काम हो जाएगा, मैं अभी घर जाता हूँ। उसके घर जाने वाली बात सुन रक्षित बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ अपने मीटिंग को हैंडल करो, लेकिन मैंने जो काम दिया है उसको कंप्लीट करना मत भूलना। आशीष से बात करने के बाद वो अपने असिस्टेंट को अपने केबिन में बुलाते हुए बोला, मेरी इंडिया जाने की तैयारी करो, अब से मैं हमारी कंपनी को इंडिया से ही हैंडल करूंगा। उसकी बात सुन उसका असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। रक्षित अपनी सोच से बाहर आता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में नित्य की फ़ोटो को देखते हुए बोला, बच्चा बहुत साल से मैं आपको ढूंढ रहा था, अब जाके आप मिले हो, इसलिए मैं आपको अब खोना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वो कुछ देर तक नित्य की फ़ोटो को देखता है। उसके बाद अपने काम में लग जाता है। वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपने घर जाना चाहता था अपनी बहन मिलने के लिए। दूसरी तरफ नित्य इस वक्त मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे अभी भी मास्क था। वही उसके बगल में बैठा नील उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। नित्य भी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बातों को सुनते हुए अपने फ़ोन को चेक करने लगी। उसने सबसे पहले मोक्ष का छत बॉक्स खोला जिसे बहुत सारे गुड मॉर्निंग के मैसेज आए हुए, जिसे देख नित्य की आंखें छोटी हो गई थी।
उसको नहीं पता था लोग प्यार में क्या क्या करते थे, उसके लिए तो बस पैसा और पावर ही मायने रखता था। इसलिए मोक्ष का गुड मॉर्निंग के इतने सारे मैसेज को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा जैसे मोक्ष उसको मैसेज के जरिए ही उठने की कोशिश कर रहा। इस बात से अनजान कि नित्य अपने फ़ोन को ज़्यादा टाइम म्यूट करके रखती थी, क्योंकि उसे फ़ोन की रिंगटोन और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। वैसे रीडर, आप में से कितने लोगों का अपने फ़ोन के बारे में यही ख्याल कि फ़ोन की रिंगटोन और वाइब्रेटी बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं जा, कारण आपको अपने फ़ोन को हमेशा म्यूट रखना पसंद है। ग्रिन ग्रिन, मुझे तो आए दिन इसके लिए डांट पड़ती है क्योंकि मेरा फ़ोन 24/7 म्यूट में रहता है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अब स्टोरी पे आते हैं। नित्य अभी उस मैसेज का कुछ रिप्लाई देती उसे पहले ही मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। मयंक के साथ मोक्ष उस रूम में आता है। उसकी नज़र सबसे पहले नित्य के नीले आंखों पे जाती है, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो नित्य की तरफ हाथ को आगे करते हुए बोला, हेलो मिस निक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद सुन नित्य ने भी उसको इसी तरह बोली, सेम टू यू मिस्टर राठौर। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और मयंक अपनी प्रेजेंटेशन देने लगा, जिस प्रोजेक्ट पे नित्य और मोक्ष ने कोलैब करने वाले थे। थोड़े टाइम में मयंक ने अपनी प्रेजेंटेट को खत्म किया और मोक्ष की तरफ देखने लगा जैसे कुछ सुने की उम्मीद कर रहा। उसके उलट मोक्ष ने उसको इग्नोर करते हुए बोला, सो मिस निक, क्या आपको हमारा प्रपोजल अच्छा लगा? उसको बात सुन नित्य ने जवाब दिया, मिस्टर राठौर, आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी होगी आपके साथ कोलैब करने में। सो डील इज फाइनल, आगे की बात आपसे मेरा असिस्टेंट नील कर लेगा। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपना हाथ आगे करते हुए बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे नहीं लगा था निक कॉर्पोरेशन की ओनर एक 18 साल की छोटी बच्ची होगी। उसके बाद वो उसको अपने पास खींच लेता है और बिना वक्त गवाए उसके चेहरे से मास्क को निकल देता है। उसके मास्क निकलते ही नील और मयंक को जोर का झटका जोर से लगा था। जहां मयंक ने निक कॉर्पोरेशन की सीईओ को देख उसको अब अपनी जिंदगी झूठ लग रही थी। एक लड़की जो कि अभी खुद 18 साल की लड़की, वो लड़की दुनिया के नंबर 1 कंपनी की सीईओ है। इसका मतलब ये है कि जब नित्य 16 ईयर्स की तब उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ये जाने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो वही मिल बेचारा सड़ने था, क्योंकि जिस तरह से मोक्ष ने उसकी बॉस को अपने पास खींचा था और उससे बात कर रहा था, उसे नील बहुत ज्यादा शौक था। वो जल्दी से आगे आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी बॉस को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद सुन मोक्ष बोल अपने होठों पे हल्की से चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारी बॉस को हाथ भी लगा सकता हूँ, उसे गले भी लगा सकता हूँ और उसे किस भी कर सकता हूँ। मोक्ष ये सब बहुत ही ज्यादा बेशर्मी से बोल रहा था और अपनी हर एक कही बात को एक्शन में कर भी रहा था, जिसे नित्य का चेहरा लाल हो गया था। ये गुस्सा था या फिर शर्म, उसे खुश भी नहीं पता था। वही नील गुस्से मोक्ष की बोला, मैं बोलता हूँ अभी के अभी छोड़ो मेरे बॉस को। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस अब कुछ क्यों नहीं कर रही है? मैं राजवीर को कॉल करता हूँ, इन्हें तो वो दोनों ही सबक सिखा देंगे। उसकी बात सुन मोक्ष नित्य की आंखें में देखने लग। तभी नित्य भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे फियांसे है। उसकी बात सुन नील के हाथ से सबसे पहले उसका फोन गिरा, उसके वो भी गिर गया। उस वक्त उसके मुंह से चीख निकलने की जगह सिर्फ एक शब्द बाहर आया, फियांसे। इसी के साथ वो बेहोश जाता है। आज उस इंसान के ऊपर बिजली गिर गई थी, उसको सदमा लग गया, उसकी हार्टलेस बॉस का फियांसे भी है। वही खड़ा मयंक, जो अब तक हैरानी से अपने बॉस की बेशर्मी देख रहा था, वो नील को इस तरह से बेहोश होता देख जल्दी से उसके पास आया और उसके पानी की छींटें मरने लगा। उसके ऐसा करने वो जल्दी ही होश में आ जाता है। दूसरी तरफ स्नेहा अपने कमरे में बैठी थी और नित्य से बदला लेने की सोच रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर नित्य के पास इतनी पावर आई कहाँ से। वो अभी ये सब सोच ही रही कि तभी उसका फोन बजा। फोन अपने फोन में शो हो रहे नाम को देखा, उसको बाद जल्दी से अपना फोन पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसी हो स्नेहा? उस आवाज को सुनते ही स्नेहा ने अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम इंडिया कब आ रहे हो? उसको आवाज में सामने वाले ने उदासी को साफ नोटिस किया था, जिसे समझ वो बोला, क्या हुआ स्नेहू, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारी आवाज इतनी लो को सुनाई दे रही है। उसकी बात को समझ को स्नेहा हल्की सिसकी लेते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, ये सब स्नेहा जानबूझकर कर रही थी। तभी सामने वाले इंसान ने बोला, स्नेहा तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप की कसम है, बातों क्या हुआ? उसकी बात सुन स्नेहा के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई, लेकिन वो सिसकने का नाटक करते हुए बोली, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, सच नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुन सामने से आवाज आई, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, वो तुम्हारा अच्छे से चेकअप करते। उसकी बात को स्नेहा बोली, डॉक्टर आए थे मुझे चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें वो सब नहीं पता चला जो चलना चाहिए था। तुम्हारा मतलब क्या है? सामने एक बार फिर से आवाज आई।
तो स्नेहा बोली, मेरी बॉडी में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे मारा गया है और ये सब करने वाली इंसान मेरी अडॉप्टेड बहन है। उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, ऊपर आज सुबह भी उसने मुझे मारा। उसके बाद को सुन सामने वाले इंसान की हाथों की मोती काश गई। वो बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ कुछ करूं? उसको सबक सिखाओ, तुम उसका कुछ भी कर सकते हो। वो इस घर में अब सबकी लाडली बन चुकी है। मोक्ष भी अब मुझे छोड़ उसे पसंद करने लगा है। इसी के साथ वो और रोने लगी थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को सबक सिखाऊंगा। अब बस तुम देखती जाओ मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की। अब उसको तुम्हार हर एक आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं आज ही इंडिया आया हूँ और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आ रहा हूँ। उसके बाद को सुन स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। वो भी ठीक है, आ जाओ, आज रात हम सब साथ में डिनर करेंगे। उसके इंसान के फोन रखते ही स्नेहा ने एविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखती हूँ नित्य तुम मेरे इस वार से कैसे बचती हो। इधर ऑफिस में मोक्ष नित्य को अपने केबिन में लेकर आता है और उसे सोफे बैग देता है। उसके बाद वो इंटरकॉम से अपने और नित्य के लिए कुछ को ऑर्डर करता है। थोड़े ही टाइम में एक सर्वेंट अंदर आके कुछ को उनके सामने वाले काफी टेबल पे रख केबिन से चला जाता है। उस पीछे उसने अपनी नज़र को ऊपर नहीं किया था। उसके जाते ही मोक्ष ने काफी टेबल से लंच उठा। सबसे पहले नित्य के प्लेट एक डालता है, उसके बाद खुद के लिए भी लंच निकलता है। फिर बिना अपने खाने को हाथ लगे वो नित्य की प्लेट को उठा लेता है। नित्य उसको कंफ्यूज होकर देखने लगी। आखिर ये उल्टी तो उसकी थी ना, मोक्ष ने इस क्यों ले लिया। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी मोक्ष के प्लेट से एक लेते हुए उसके सामने कर देता है। नित्य एक नज़र उस बाइट को देखती है, फिर मोक्ष को वो फिर से अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोलने वाली थी कि तभी मोक्ष उसके मुंह में खाने से भरे स्पून को डाल देता है। टू बी कंटिन्यूड। सॉरी डियर रीडर्स, कल मेरा तबीयत खराब था जिस कारण मैं चैप्टर लिखते लिखते ही सो गई थी, इसलिए रात को चैप्टर नहीं दे पाई थी। सॉरी वेंस अगेन। अब स्टोरी पे आते हैं। थोड़े ही टाइम में एक सर्वेंट अंदर आके कुछ को उनके सामने वाले काफी टेबल पे रख केबिन से चला जाता है। उस पीछे उसने अपनी नज़र को ऊपर नहीं किया था। उसके जाते ही मोक्ष ने काफी टेबल से लंच उठा। सबसे पहले नित्य के प्लेट एक डालता है, उसके बाद खुद के लिए भी लंच निकलता है। फिर बिना अपने खाने को हाथ लगे वो नित्य की प्लेट को उठा लेता है। नित्य उसको कंफ्यूज होकर देखने लगी। आखिर ये उल्टी तो उसकी थी ना, मोक्ष ने इस क्यों ले लिया। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी मोक्ष के प्लेट से एक लेते हुए उसके सामने कर देता है। नित्य एक नज़र उस बाइट को देखती है, फिर मोक्ष को वो फिर से अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोलने वाली थी कि तभी मोक्ष उसके मुंह में खाने से भरे स्पून को डाल देता है। अब आगे ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक साथ अपना लंच खत्म करते हैं। इस बेचे नित्य ने बहुत बार मोक्ष की रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी एक बिना किसी बात की सुने या फिर ये कहे कि बिना उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना उसको एक एक बात स्पून खिलने लगता है। जब मोक्ष देखता है कि नित्य का मुंह खाने से भरा हुआ था तो रुक जाता है। ऐसे वो उसके साथ बार बार कर रहा था जिसे नित्य उसको घूर रही थी। मोक्ष जब नित्य को खुद को घूरते हुए देखता है तो अपने होठों पे एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है डॉल्किन में बहुत हैंडसम है, मेरे पीछे हजारों लड़कियां हैं, लेकिन तुम मुझे इस तरह से नजर तक मत लाओ। उसकी बात सुन नित्य अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, मैं तो तुम्हें इसलिए घूर रही थी क्योंकि मुझे चेक करना है कि तुम्हारी आंखें सही है या नहीं, जो तुम मुझे बच्ची समझ के अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, हाँ तुम अभी बच्ची तो हो, 18 साल की बच्ची जिसे अभी कुछ दिन पहले ही अपनी 12th बोर्ड एग्जाम दिया है और एक हफ्ते बाद एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। इसका मतलब तुम अभी स्टूडेंट हो तो इसलिए हुई न, तुम अभी बच्ची जैसी मेरे लिए। अब उसकी बात सुन नित्य फिर से उसको घूरने लगी। उसको समझ आ चुका था इस इंसान से बहस करना जैसे बेहस के आगे बिन बजने जैसा है जिसे उसकी बात समझ नहीं आएगी, इसलिए वो अपना सर झटक के खड़े होने लगती है। उसके साथ मोक्ष भी खड़ा हो जाता है। नित्य मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, कल हमें साइड भी देखने जाना है, तो हम कल मिलते हैं। इसी के साथ वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी मोक्ष जो नित्य के इतनी जल्दी से थोड़ा अपसेट हो रहा था, उसने जल्दी से उसके हाथ पकड़ उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे पहले मेरे कल के पूछे हुए सवाल का जवाब तो दे दो। उसकी बात सुन नित्य का कल रात उसका पूछा हुआ सवाल याद आ गया, जिस कारण उसका चेहरा हल्का रेड पड़ गया, लेकिन जल्दी ही खुद के इमोशन पे काबू रखते हुए वो मोक्ष के बात के पे बात ऐसा रिएक्शन देने का नाटक करने लगी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। वो अनजान बनते हुए बोली, तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन के बारे में याद नहीं है। उसकी बात सुन मोक्ष उसको अपने और करीब करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से याद दिल देता हूँ। इसी के साथ वो नित्य के करीब जाने लगा। वहीं नित्य तो एक बार फिर से ब्लैंक स्टेट में चली गई।
वही उसको फ्रिज हुए देख उसके होठों पे एविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि अब तक इसको समझ आ चुका था उसकी करीबी नित्य की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देती है। इसलिए वो बिना वक्त गवाए इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके होठों पे होठों को रख देता है और नित्य की आंखों को अपनी हथेली से ढक खुद भी आंखें बंद कर उसको किस करने लगा था। वही एक बार फिर से नित्य की दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी, उसको एक बेचैनी होने लगी थी जिसे समझ मोक्ष ने अपने हाथ जो कि अब तक उसके कमरे पे थे वह से हटा के नित्य के हाथ को पकड़ लेता है और अपने सर के पीछे कर देता है। फिर जो हाथ उसके आंखों के ऊपर रखा उसको हटा के भी अपने सर पीछे कर देता है। उसके बाद अपने एक हाथ को नित्य के सर के पीछे करके दूसरे हाथ को उसकी कमर पे फिरने लगता है। वही नित्य की पकड़ उसके सर पे कस जाती है। लगभग 10 मिनट बाद जब नित्य को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो उसे छोड़ देता है और उसके सर से अपने सर को जोड़ लेता है। इस वक्त नित्य के होठ लाल ही चुके थे, उसके होठों के कोन के हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके होठ एक बार फिर मोक्ष को अपने पास बुला रहे थे। वही नित्य अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे थे और मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, बाबी मैंने तो बस तुम्हें किस किया है, और रही बात ये फीलिंग को तो मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरा तुम्हारे नज़दीक आने से हो रहा। उसकी बात सुन नित्य हैरानी से उसको देखने लगी। उसने ये सब कभी भी फील नहीं किया था, उसके लिए ये एहसास एकदम नए थे जिस कारण वो इसमें उलझ रही थी। इसलिए वो अब बिना देर किए ही मोक्ष की केबिन से बाहर चली गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल ही चुका था जिसे में वो और क्यूट लग रही थी। वही केबिन के बाहर खड़ा मयंक इधर से उधर चक्कर के रहा था, वही उसके साथ नील भी चक्कर काट रहा था। जहां मयंक को इस बात का डर था उसके बॉस की अगली मीटिंग के लिए देर ही जाएगी, तो वही नील को डर था कि कहीं वो मोक्ष उसकी बॉस के साथ कुछ उल्टा सुधा ना कर दे। वो लोग अभी सोच ही रहे थे कि नित्य जल्दी से केबिन का डोर खोल बाहर आए। उसको देखते ही मयंक जल्दी से अंदर गया। वही नित्य नील को तरफ देखते हुए बोली, चलो हमें लेट हो रहा है। उसकी बात सुन नील अपने सेंस में आता है और फिर अपना सर हिला के नित्य के पीछे पीछे निकल जाता है। थोड़ी देर में उनकी कार एक जगह आके रुकती है। नित्य कार से बाहर निकल सामने की तरफ देखती है। वो इस वक्त अपने विला में चली जाती और अंदर जाते जाते वो अपने चेहरे पे मास्क को लगा लगती है। वो लोग वल से सीधा नीचे बने बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वह पे मौजूद किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी गार्ड्स ने जब नित्य को देखा तो वो लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। नित्य बिना अपने चेहरे किसी एक्सप्रेशन के वो जब अंदर देखती है तो वह पे लगभग 40 से 50 साल का आदमी अपने घुटने के बल बैठा हुआ था। वही नित्य भी उसके सामने पड़े किंग साइड सोफे पे बैठ जाती है। तभी राज आगे आते हुए बोला, बॉस ये वही इंसान है जो कि हमेशा से लोगों की मेहनत की चीजें को छीनते हुए आया है। ये ही नहीं बॉस, इसने बहुत से लोगों का पेंशन तक हड़प रखा है और जमीन को भी धोखे से अपने नाम करवा लेता है। उसकी बात सुन नित्य बोली, मुझे उन सभी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये बातों कोर्ट में क्या हुआ। फ्लैशबैक, आज कोर्ट में नित्य के होटल की हियरिंग थी। हालांकि वो होटल नील संभाला करता था। जहां राज नित्य के साथ एक डॉक्टर था तो वही वीर एक लॉयर था। इसलिए आज वो और राज कोर्ट गए थे। वही नील नित्य के साथ मोक्ष की कंपनी चल गया था। जनवीर कोर्ट आया तो वहां पे लालन पहले से ही आ चुका था। थोड़े ही टाइम में कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई थी। ललन के वकील के ने सबसे पहले वो पेपर्स दिए जो कि बल्यू पैराडाइज होटल के थे। फिर कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए बोला, जज साहब जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेपर वही पेपर्स है जिस पे आज एक होटल खड़ा किया गया है। बल्यू होटल पैराडाइज से ऑन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसकी बात सुन और उन पेपर्स को देखते हैं और फिर वो अभी कुछ बोलने वाले ही थे कि तभी उन्हें वीर की आवाज आती है। वीर की कोल्ड वॉइस सुन वहां मौजूद सभी को लोग अपने अंदर एक डर महसूस होता है। वही जब जज की नज़र वीर पे जाती तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। वो जल्दी से अपने गले से एक घुट नीचे करता है और अपने गले को तर करते हुए अपने मन में बोला, ये राक्षस यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर ये यहाँ पे तो इसका मतलब साफ है कि ललन तो गया और अगर मैं गलत फैसला लिया तो मेरी नौकरी भी ये खा जाएगा। वीर पहले ही अनाथ था, लेकिन नित्य के सपोर्ट की वजह से आज वो इंडिया के टॉप लॉयर में गिना जाता था। यही नहीं, वीर हमेशा से ही सही का साथ देता था। वीर हमेशा ही पक्के सबूत के साथ ही कैसे लड़ता था। उसके कोर्ट की कोई हियरिंग 1 से 2 बार ही होता थी। वो पीछे 3 साल में 50 के ऊपर कैसे लड़ चुका था। वीर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, जज साहब इतनी भी क्या जल्दी है। पहले आपको नहीं लगता आपको दूसरी पार्टी की भी बात सुनी चाहिए। इसी के साथ वो जज को घूरने लगा। वही उसकी नज़र खुद पे पाके जज सकप का गया और बोला, सॉरी मिस्टर वीर, इन्होंने मुझे बताया कि उस होटल के ओनर आए नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये लोग सही होंगे।
ये सब बातें वक्त उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। आखिर वीर का ऑरा था ही ऐसा, वो सिर्फ नित्य और अपने भाई के सामने ही किसी छोटे बच्चे की तरह रहता था, लेकिन दुनिया के लिए वो बहुत ही ज्यादा रूड और एरोगेंट पसंद था। जज की बात सुन वीर बिना कुछ बोले एक पेपर्स को उनके सामने करते हुए बोला, ये उस जमीन का ओरिजिनल पेपर्स है। फिर कुछ पेपर्स के बंच निकल के देता था और बोला, ये वो पेपर्स है जिनको इसने धमकी देकर लोगों से लिया है। इसमें इसके सभी गलत काम का सबूत है। उसकी बात सुन और सबूत को देख। जहां ललन की आंखों में गुस्सा उतर आया था, वही जज अपना फैसला सुनते हुए बोले, लालन ने आज तक जितने भी लोगों से उनकी जमीन को बिना मर्जी की ली है या फिर उन्हें डरा और धमका के अपने नाम किया है, कोर्ट उन्हें आदेश देती है कि वो सबके पेपर्स और उनकी प्रॉपर्टी उन लोगों को वापस कर दे। एक अभी आगे कुछ और बोलते वीर बोला, जज साहब मैं चाहता हूँ कि आप लालन को सुधरने का एक मौका दे, क्योंकि उसकी जो है उस उम्र में उनका जेल जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने ये सबूत इसलिए दिया है ताकि जो लोग इनकी वजह से परेशानी में थे उनका मदद कर सको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ललन को जेल हो। ये सब उन सभी लोगों से माफ़ी मांग ले। उसी बात सुन जज नज़र वीर के लिए सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन वही उनकी सोच से ओल्ड वीर के दिमाग में बस ये चल रहा था कि इस आदमी को वो कैसे सबक दिखाएगा। आखिर उसने नित्य की होटल की जमीन पे जो नज़र गड़ा के रखा था। वीर की बात सुन के बाद जज ने वैसा ही किया। उन्होंने लालन को ऑर्डर देते हुए बोले, उन लोगों ने आज तक जितने भी लोगों का जमीन को जबरदस्ती अपने करवाया है वो उन्हें वापस कर दे और सभी लोगों को उससे मुआवजा देना पड़ेगा जो परेशानी उन्होंने फेस की उसके लिए। ये सब सुने के बाद लालन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वो अब वीर को छोड़ेगा नहीं, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता कि अब वीर खुद उसको छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ही वीर कोर्ट से बाहर निकला वैसे उसने आदमी को कुछ इशारा किया और कोर्ट के बाहर चाय की टपरी पे खड़ा हो गया और अपने सामने का नज़ारा देखने लगा। सामने से लालन किसी से बात कर रहा था, उसके चेहरे पे गुस्सेले भाव थे। वही उसके आने खड़ा इंसान उसको गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन ललन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी ललन के सामने एक वन आके रुकती है। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वन से कुछ लोग बाहर निकले और ललन को किसी बोरी की तरह वन में डाल वहां से निकल गए। किसी को समझ नहीं आया कि अभी हुआ तो हुआ क्या। वही साइड खासा वीर अपने हाथ में चाय की प्याली लिए बोला, इट्स टाइम टू रिवेंज। फ्लैशबैक एंड। उसकी बात सुन नित्य ने वीर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि जज के सामने तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छे बने का नाटक कर लिया? उसकी बात सुन वीर अपना मुंह बनाते हुए बोला, अगर मैं उनको ये नहीं बोलता तो क्या बोलता? जज साहब आप इसे मुझे दे दीजिए, मुझे इसे बदला लेना कि इसने मेरी बॉस के होटल की जमीन के बारे में सोचा है। जज ये सुनते ही उस वकील की तरह मेरे भी लाइसेंस को कैंसिल कर देते और बोलते, बेटा अगर जब तुम्हें सब कुछ बाहर ही देखना तो यहाँ कोर्ट में क्यों आए थे? उसकी बात सुन और नौटंकी देख सब मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में एक ब्लैक कार आके रुकती है। उसने से एक मिडिल एज कपल के साथ एक 21 साल का लड़का भी बाहर आता है। उसके गार्डन पे एक बिच्छू का टैटू था। उसने अपने आंखों पे गोगल लगा रखा था। उसी हाइट 5.9 था। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो लोग सिंघानिया पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वही हॉल में इस वक्त राधिका जी और ऋषभ जी के साथ आशीष बैठा कुछ बात कर रहा था। स्नेहा अपने कमरे में आराम कर रही। वो लड़का अंदर आते हर वो अपनी नज़र इधर उधर करके किसी को ढूंढने लगा। जब राधिका जी नज़र सामने की तरफ गया तो वो ऋषभ जी को कुछ इशारा करती है, जिसे समझ वो भी सामने की तरफ देखने लगे। उसके बाद वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वही आशीष का मुंह बन गया था, लेकिन मजबूरन उसको भी खड़ा होना पड़ा था। टू बी कंटिन्यूड।